गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एनसीईआरटी सार संग्रह बुक आपके सामने है। यह कॉस्मोस पब्लिकेशन का है और सबसे नया एडिशन है। क्लियर है? हम लोग क्या कर रहे थे तो इस बुक के बारे में पहले जान लीजिए। यह कक्षा 6 से लेकर 12 तक के जितने भी वन लाइनर फैक्ट है, यानी जो भी फैक्ट है वह वन लाइनर के रूप में दिया गया है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। और आगे देखिए, हम लोग इससे पहले इसमें भारत का भूगोल, पर्यावरण और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितने भी फैक्ट दिए थे उन सब का वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं तो विश्व का भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में अध्ययन आरंभ करेंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें ब्रह्मांड और सौरमंडल यानी यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। सिंपल, सौरमंडल यानी इसके केंद्र में क्या होगा, सूर्य है। सूर्य कहाँ है आपका, यह सूर्य है। और ग्रह टोटल कितने हैं तो 8 ग्रह हैं, याद कर लीजिए। सबसे नज़दीक बुध है, उसके बाद शुक्र है, तीसरा नंबर अपना पृथ्वी है, चौथा ग्रह मंगल है, पांचवा बृहस्पति है, छठा शनि है, सातवां अरुण है, आठवां वरुण है और नौवां यम या प्लूटो था। इससे क्या हुआ तो ग्रह का दर्जा छीन लिया गया है। यहाँ देखिए, बार बार एग्जाम में आता है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है, यह क्षुद्र ग्रह की पेटी है, यहाँ पर पाई जाती है, पट्टी है, एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। इसी तरह वरुण ग्रह है, इसके आगे यहाँ पर क्या मिलेगा, उसको कहते हैं क्यूपर बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट में क्या होगा, वैसे पदार्थ के टुकड़े जो ग्रह बनने का सपना देखे थे लेकिन ग्रह न बन पाए थे, यानी ग्रहों के अवशेष हैं, वह क्या है, वह एस्टेरॉयड बेल्ट है। और इसी में से जब टूटकर पृथ्वी की ओर आकाश में हम लोग रात में देखते हैं चमकते हुए, या कहीं कहीं पृथ्वी पर गिर जाते हैं यानी उल्कापात होती है, तो वो सब क्या होते हैं तो इसी क्षुद्र ग्रह पट्टी के उत्पाद हैं, यानी यहीं से निकलने वाले पिंड हैं। और क्यूपर बेल्ट यह क्या है, यह धूलकण और बर्फ का जमा हुआ टुकड़ा है, जबकि यह एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह पेटी क्या है तो यह ठोस हो सकता है, यह चट्टानी है, यह पत्थर या यह धातुओं के टुकड़े का बना हुआ है। फिर दूसरा विभाजन होता है इसका कि यहाँ देखिए, यह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये सब क्या है तो आंतरिक ग्रह हैं, यानी सूरज के नज़दीक हैं, या इसको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, टेरेस्ट्रियल ग्रह है, यानी यह पृथ्वी के जैसा हो, पथरीला ग्रह है। और यहाँ से देखिए, फिर एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद बृहस्पति से लेकर वरुण ये सब ग्रह क्या है तो बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह, जोवियन यानी जुपिटर जैसा, मतलब भीम का विशाल राक्षसी ग्रह है, तो ये सब जोवियन ग्रह हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि घटते हुए क्रम में बताइए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति 1 नंबर, दूसरा शनि का आता है, तीसरा अरुण, चौथा वरुण और पांचवा पृथ्वी का है। और सबसे छोटा ग्रह कौन है तो बुध है। आगे देखते हैं इन सब के बारे में फैक्ट। सूर्य से दूरी के अनुसार अनुक्रम तो सबसे नज़दीक मरकरी यानी बुध है, फिर वीनस यानी शुक्र, तीसरा नंबर पर अपना पृथ्वी है और चौथे नंबर पर मंगल का स्थान आएगा, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां यूरेनस और आठवां नेपच्यून, UN या अरुण वरुण। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स क्या था तो यह एक अत्यंत सघन एवं अत्यधिक उच्च तापमान वाले एकल सूक्ष्म पिंड अथवा बिंदु के रूप में था, एकदम पॉइंट हो गया था यह, जिसे क्या कहा गया तो सिंगुलैरिटी कहा गया। इस पिंड में एक महाविस्फोट के पश्चात ब्रह्मांड का प्रसार आरंभ हुआ जो आज तक जारी है, यानी न तो उस समय कुछ नहीं था, न समय था, न दिन, न रात, न अंधेरा, न प्रकाश, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कहा जाता है एक पॉइंट था बस। ऐसा कैसे, हम लोग जानते हैं कि सारे ग्रह एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, इसी को वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं रिवर्स में कल्पना करते हैं। तो 13.8 अरब वर्ष पहले एक ऐसा पॉइंट पहुंच जाता है जहां पर सारे ग्रह, सारे उपग्रह, सारे जो टेरेस्ट्रियल बॉडी हैं या जो यूनिवर्सल बॉडीज हैं सब एक पॉइंट पर आकर समाप्त हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर आकर समय खत्म हो गया। अब बात होती है तो यह जो पॉइंट है, यह पॉइंट बना कैसे, इससे पहले किया था किसी को कुछ नहीं पता है। यहीं पर क्या होगा तो यहीं पर भगवान शुरू हो जाते हैं।
महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। तारों का रंग किसका सूचक है? उसके ताप का। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा है? तो वह सूर्य है। हमारी आकाश गंगा यानी गैलेक्सी दूध मेखला किस आकार की है? तो यह अंडाकार, अंडा मतलब एक होता है वृत्त जैसा, सॉरी एक होगा वृत्ताकार, वृत्ताकार मतलब क्या? गोल। एक होता है अंडाकार, अंडाकार मतलब इस तरह का, ये गोल ही है लेकिन अंडे जैसा है, यानी अंडाकार और सर्पिलाकार है। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कोपरनिकस को। पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? पाइथागोरस ने। मंदाकिनी का सबसे चमकीला एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है? उसका नाम है ओरियन नेबुला। तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तो तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड से संबंधित कुछ प्रमुख अवधारणाएं हैं। ये हैं खगोलशास्त्री और उनके द्वारा प्रस्तुत अवधारणा या परिकल्पना कहिए या हाइपोथेसिस कहिए। तो क्लॉडियस टोलेमी, यह मिस्र यानी यूनान के थे कहेंगे, और इनका समय शुरू होता है 144 ईस्वी की बात है। इन्होंने सर्वप्रथम भू केंद्रित अवधारणा यानी जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन किया था। इसका मतलब क्या होगा? पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है? तो पृथ्वी है, यानी पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करती है। किसने कहा था? तो टोलेमी महोदय ने यह बात कही। निकोलस कोपरनिकस, ये पोलैंड के थे, अपनी पुस्तक में सूर्य केंद्रित अवधारणा यानी हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत बताया कि अब ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं सूर्य है। यह बात किसने कहा? तो इनका नाम है निकोलस कोपरनिकस। महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन तो जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा किया गया था। सूर्य से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य यानी फैक्ट हैं। तो देखिए, पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी तो 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर। पृथ्वी से औसत एवरेज निकाल दीजिए 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। सूर्य का व्यास हम लोग जानते हैं कि यह वृत्त है तो यह व्यास हो गया। तो सूर्य का व्यास कितना है? तो 2,11,000 10,000 लाख 10,000 13,92,000 किलोमीटर। आयतन में तो पृथ्वी से यह 13 लाख गुना अधिक है। द्रव्यमान पृथ्वी से 3,32,000 गुना ज़्यादा है। और तलीय गुरुत्व तो पृथ्वी से 28 गुना अधिक है। केंद्रीय घनत्व 100 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका तो सूर्य का है, और पृथ्वी में तो 13-14 पर ही जाकर रह जाता है। रासायनिक संगठन तो सूर्य में सबसे अधिक हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5 और अन्य तत्व 2.5% हैं। फोटोस्फीयर का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य के सतह का ताप है। केंद्र का ताप 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के धब्बों का ताप यानी ब्लैक स्पॉट का ताप तो 1500 डिग्री सेल्सियस है। ऊर्जा उत्सर्जन सूर्य के द्वारा तो प्रति सेकेंड 10⁻26 जूल प्रति सेकेंड ऊर्जा का उत्पादन होता है। केंद्रीय दबाव 1 अरब एटमॉस्फेयर है। अक्ष पर घूर्णन अवधि 25.38 दिन यानी मध्य रेखा के सापेक्ष और ध्रुवों के सापेक्ष 33 दिन है, यानी किसका? तो सूर्य की बात हो रही है। सूर्य की आयु 15 बिलियन वर्ष लगभग है। सामान्य तारे का संभावित जीवन काल 10 बिलियन वर्ष होता है। सूर्य के प्रकाश की गति यानी पृथ्वी पर पहुंचने में समय कितना लगेगा उसको हम लोग जानते हैं कि लगभग कितना 500 सेकेंड यानी, और रफ्तार क्या है पर लाइट का? तो 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष। और सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन द्वारा, यानी इसमें 2 छोटे छोटे परमाणु के टुकड़े मिलकर एक बड़ा परमाणु का नाभिक बनाता है। सूर्य के केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थ अत्यधिक उच्च तापमान कितना होगा? तो 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड के कारण गैस और प्लाज्मा अवस्था में ही पाए जाते हैं।
सूर्य से सबसे निकट स्थित तारे का नाम तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है और इसकी दूरी 4.24 प्रकाश वर्ष है, यानी प्रकाश को वहाँ तक पहुँचने में 4.24 वर्ष का समय लगा। किसको? तो लाइट को। पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ में लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो 29.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड किसका रफ्तार है? तो पृथ्वी का रफ्तार है। किसके? तो सूर्य का चक्कर लगाने में। किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने को क्या कहेंगे? परिभ्रमण। यानी यह पृथ्वी है और यह अपने अक्ष पर इस तरह लट्टू की तरह यह घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसको क्या कहेंगे? परिभ्रमण यानी रोटेशन। और दूसरा कंडीशन क्या है यहाँ देखिए, सूर्य के चारों ओर, यानी यह सूर्य है और इसके चारों ओर पृथ्वी का यह परिक्रमण क्या है? तो यह पथ है, मान लेते हैं कि यह अपना पृथ्वी है। इसको क्या कहेंगे? तो अपने अक्ष पर घूमा, ये अपने अक्ष पर घूमेगा, इसको क्या कहेंगे? परिभ्रमण। और सूर्य के, यह सूरज है, चलिए लाइट लगा दिए, तो सूर्य का चक्कर लगाएगा तो उसको क्या कहेंगे? परिक्रमण यानी रोटेशन, यानी लट्टू की तरह अपने अक्ष पर नाचा। और परिक्रमण यानी सूर्य का चक्कर, तो उसको कहेंगे रिवोल्यूशन या परिक्रमण। दिन रात किस कारण होते हैं? तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण। ग्रह क्या है? तो वे अप्रकाशहीन पिंड जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? तो यह शुक्र व मंगल के बीच में है। आकाश में कितने तारामंडल हैं? तो 88। आकार साइज के अनुसार ग्रहों के का अवरोही क्रम, सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर छोटा शनि, अरुण है, तीसरा चौथा वरुण और पृथ्वी का नंबर 5वां है। पृथ्वी से छोटा कौन होगी? तो उसका नाम शुक्र है, पृथ्वी की बहन है। और 7वां मंगल, 8वें नंबर पर बुध का स्थान आएगा। आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा बुध है। आगे देखिए, घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, यानी घनत्व मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना उसका द्रव्यमान है। तो घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, सबसे घना यानी हाई डेंसिटी वाला ग्रह कौन है? तो पृथ्वी है, फिर उसके बाद बुध है, तीसरा शुक्र, चौथा मंगल, 5वां वरुण, छठा बृहस्पति, 7वां अरुण और सबसे कम घना ग्रह कौन है? तो शनि है। तभी तो कहा जाता है अगर पानी में शनि ग्रह को रख दिया जाए तो यह तैरेगा, डूबेगा नहीं। शनि का ग्रह सबसे कम, पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। आंतरिक या पार्थिव यानी टेरेस्ट्रियल या अधिवासी ग्रह, यानी जिस पर मानव रह सकता है। तो आंतरिक ग्रह में कौन कौन? सबसे नज़दीक सूर्य के बुध है, फिर शुक्र, तीसरा पृथ्वी का स्थान आएगा और चौथा मंगल है। बाह्य या बृहस्पतीय यानी कि जोवियन ग्रह, तो बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, सबसे नज़दीक बुध है और सबसे दूर वरुण है, पृथ्वी का स्थान तीसरे नंबर पर है। सूर्य का निकटतम ग्रह बुध है एवं सुदूरतम ग्रह कौन है? तो वरुण है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य के परितः परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, यानी सूर्य का चक्कर सबसे जल्दी कौन और सबसे देर से कौन लगाएगा, यानी किसको सबसे अधिक समय लगेगा, किसको कम समय। तो सबसे जल्दी यानी सबसे परिक्रमण वेग में सबसे कम तो बुध का है, उसका शुक्र, और सबसे ज़्यादा समय किसको? तो वरुण, यानी जो सूर्य से अधिक दूर है उसको सूर्य का चक्कर लगाने में ज़्यादा समय, जो नज़दीक है उसको कम समय। यानी बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम तथा वरुण का वेग सर्वाधिक है। कौन वेग? तो परिक्रमण वेग की बात हो रही है। और आगे देखिए, परिभ्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम, यानी जो अपना जो यह लट्टू की तरह याद कीजिए, सिंपल, यानी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेना। तो सबसे जल्दी कौन लगाएगा? सबसे बड़ा होगा बृहस्पति, फिर शनि, और इसमें सबसे स्लो कौन है? तो याद कीजिए शुक्र। यह अपने अक्ष पर घूमने में सबसे ज़्यादा समय लगाता है। हमारे सौरमंडल का 99.86 द्रव्यमान यानी मास कहाँ? तो अकेले सूर्य में ही निहित है। पृथ्वी से संबंधित कुछ फैक्ट है जो बार बार एग्जाम में आते हैं। पहला है, आकृति कैसा है? तो ये बुआब यानी ज्वाइड है। यह ना कहिए कि मटर जैसा है या गोल नारंगी जैसा है या फुटबॉल जैसा, नहीं, यह पृथ्वी की जैसी ही है, बस बुआब है यानी ज्वाइड है। अक्ष ध्रुवीय व्यास
यानी यह पृथ्वी है, ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल, यहाँ की बात हो रही ऊपर वाला इस तरह का व्यास, अक्ष ध्रुवीय व्यास, तो ये 12,714 किलोमीटर है। और भूमध्य रेखीय इस तरह का, तो भूमध्य रेखीय व्यास थोड़ा सा ज़्यादा है, 12,756 किलोमीटर, यानी पृथ्वी बीच में इस तरह से विषुवत रेखा पर मोटी है और दोनों ध्रुवों के बीच में और इस तरह से कर दिया जाए तो लंबाई थोड़ा कम है। ध्रुवीय परिधि यानी घेरा, तो ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर है और विषुवतीय परिधि तो 40,075 किलोमीटर है। द्रव्यमान, तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, तो 5.97 गुना 10⁻24 किलोग्राम है। और पृथ्वी पर जलीय भाग यानी वाटर बॉडी तो 71% है और लैंड भाग स्थलीय भाग तो मात्र 29%। पृथ्वी के आयतन तो 10.83 गुना 10⁻11 घन किलोमीटर है। और औसत घनत्व तो पृथ्वी का तो पानी के घनत्व के सापेक्ष 5.52 है। क्या है, तो पृथ्वी का औसत घनत्व। पृथ्वी की अनुमानित आयु तो 4.6 बिलियन वर्ष है। धरातल का क्षेत्रफल 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। परिभ्रमण समय यानी अपने अक्ष पर एक चक्कर पृथ्वी कितने समय में लगा लेगी, तो 23 घंटा 26 मिनट 4 सेकेंड। और परिक्रमण समय यानी सूर्य का चक्र, तो एक वर्ष की बात हो रही है तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड। परिक्रमण वेग पृथ्वी का कितना है, तो परिक्रमण वेग यह 29.8 किलोमीटर है। परिक्रमण वेग यानी इस रफ्तार से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रहा है भाई, इस तरह से। और परिक्रमण मार्ग की लंबाई यानी पृथ्वी का जो ऑर्बिट हो गया, तो यह सूर्य है, इसके चारों ओर यही ना पृथ्वी का क्या होगा, तो परिक्रमण मार्ग की लंबाई यानी ऑर्बिट की यह लंबाई, यही ना पूरा ऑर्बिट है, तो यह कितना है, तो 96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से न्यूनतम दूरी तो 14.70 करोड़ किलोमीटर। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग पेरिहेलियन। और सूर्य से अधिकतम दूरी तो 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर, तो यह है वह था पेरिहेलियन, तो यह है एपिहेलियन। सूर्य से माध्य दूरी औसत 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगने वाला समय 8 मिनट 16 सेकेंड लगभग। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी तो 3 करोड़ 3,84,000। और चंद्रमा से जब निकट दूरी होगा तो उसको क्या कहेंगे, अपोजी। दूर दूरी तो कहेंगे पेरेजी, सॉरी नज़दीक दूरी तो पेरेजी, अधिक दूरी तो अपोजी। समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई 8,848 मीटर, किसका है, तो माउंट एवरेस्ट का है। समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई तो ये मरियाना ट्रंच फिलीपींस की खाड़ी में है यानी प्रशांत महासागर में, और कितना गहरा, तो 11,033 मीटर। बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी प्रमुख गैसें पाई जाती हैं, तो हाइड्रोजन H2, हीलियम He और मीथेन CH4 है। हीरक वलय यानी डायमंड रिंग का दृश्य कब देखा जा सकता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, यानी यह क्या है, तो अपना सूर्य है। अब इसको कौन घेर लिया, तो यहाँ देखिए यह चंद्रमा ने इसको क्या किया, तो ये पूर्ण सूर्य ग्रहण का समय है। तो हम लोग नीचे से बैठकर क्या देखेंगे कि सूरज क्या हो गया, पूरा का पूरा सूरज इस तरह से ढक गया, लेकिन फिर भी जो भाग दिखाई देता है यानी सूरज का आभा मंडल कैसा, इस तरह से चारों ओर से बहुत तीक्ष्ण रोशनी निकलती है। यह क्या लगता है जैसे कि कोई अंगूठी पहने हुए है, यानी हीरक वलय। यदि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी 1/4 कम हो जाए तो हमारे वर्ष की अवधि क्या हो जाएगी, तो कम हो जाने की सबसे अधिक संभावना होगी। वे दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है वे हैं बुध व शुक्र। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरण सीधी पड़ती है कहाँ, तो भूमध्य रेखा पर। हेल-बॉप और हेली क्या है, तो पुच्छल तारा है यानी कोमेट है। ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, सूर्य से निकटतम ग्रह बुध है, पृथ्वी से निकटतम ग्रह शुक्र है, सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, याद कीजिए बुध ना है। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह वरुण, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति,
सबसे छोटा ग्रह बुध है। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है पृथ्वी। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र। लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट मंगल। भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी का जुड़वा बहन या जुड़वा ग्रह कौन है? तो सबके सब यही शुक्र है। छलने वाला ग्रह यानी वलययुक्त ग्रह कौन कौन? तो शनि व अरुण है। सबसे लंबा वर्ष वाला ग्रह है उसका नाम कौन है? तो जो सबसे दूर हो किससे? तो सूर्य से, तो वह है वरुण। सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह है तो नाम है इनका बुध, यानी यह सूर्य के नज़दीक है। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है बुध है, यानी दिन का तापमान सबसे अधिक, रात का तापमान उस अनुपात में सबसे ज़्यादा कम। हरे रंग की दिखाई देने वाला ग्रह अरुण, मिथुन के कारण। धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण गति वाला ग्रह तो वह है बृहस्पति। न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह शुक्र है। समान परिभ्रमण एवं परिक्रमण अवधि वाला ग्रह शुक्र। पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह मंगल। पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह वह भी मंगल ही है। पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह वह भी मंगल ही है। पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करने वाला ग्रह, सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर परिभ्रमण करते हैं, लेकिन दो ग्रह इसके अपोजिट में। कौन कौन? तो नाम याद कीजिए, शुक्र व अरुण। इन दोनों का परिभ्रमण पथ कैसा है? तो यह पूर्व से पश्चिम की ओर है। उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह, उत्तर से दक्षिण की ओर भी एक है, यह ग्रह ली टाइप का ग्रह लगता है, नाम है अरुण। सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध, किसका? तो सूर्य का। न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह वरुण, सूर्य से सबसे अधिक दूर ग्रह है। वे ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होगा, जो पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करेंगे, यानी शुक्र व अरुण। उत्तरी ध्रुवों की खोज याद कीजिए, नॉर्थ पोल की खोज तो रॉबर्ट पियरे ने की, और साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव की खोज एडमंड सेन के द्वारा की गई थी। एडमंड सेन। जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ग्रीन प्लैनेट। बृहस्पति का वलय किस पदार्थ से निर्मित है? तो वह सिलिकेट का है। जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहेंगे? तो ब्लू मून कहते हैं उसको। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो वह शनि का है। अरुण को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? तो 84 वर्ष। शनि सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग 29.5 वर्ष का समय लेता है। सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहा गया है? तो नाम इनका याद कर लीजिए, नेमेसिस। ये सूर्य के जुड़वा तारा हैं। किस ग्रह के दिन का मान अवधि यानी अवधि और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है? तो यह कथन किस ग्रह से संबंधित है? तो यह मंगल ग्रह से संबंध रखता है। 1610 ईस्वी में बृहस्पति के उपग्रहों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो ने। वे ग्रह जिनके चारों ओर वलय होते हैं कौन कौन है? तो सब जुबीन ग्रह है, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? यानी एस्टेरॉयड की बात हो रही है तो वह है सेरेस। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह तो वह है टाइटन। पूर्ण सूर्यग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। कारण है सूरज बहुत, यहाँ देखिए यह सूर्य विशाल है, पृथ्वी सूर्य से छोटा है, यानी छोटी है, बदले में चंद्रमा सबसे छोटा हो गया। अब क्या होगा? ये बीच में, यानी यहाँ पर आपका सन है और यह अर्थ है और यह मून है। अब मून बीच में आएगा तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन दुख की बात है तो यह तो छोटा ही ना है, तो इससे क्या होगा? अधिक से अधिक एक बार में इतना ही क्षेत्र अंधेरा में रहेगा, बाकी क्षेत्र पर तो अंधेरा नहीं रहेगा। यही कारण है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण कुछ लिमिटेड क्षेत्र में ही दिखाई देते हैं। चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ध्वनि का प्रवाह कैसे होगा, उसके लिए एक माध्यम चाहिए। तो चंद्रमा पर वायुमंडल के अभाव के कारण जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा का माध्य कोण क्या होगा? इस तरह से, यानी यह क्या है? तो अपना पृथ्वी है। यहाँ पर मान लेते हैं कि सन को रख लीजिए और यहाँ पर मून को रख लीजिए। तो
सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य क्या होगा, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। कृष्ण विवर अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है, यानी ब्लैक होल की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि उसका जो घनत्व है वह बहुत ज़्यादा होता है, वह लाइट को भी अपने से बाहर नहीं जाने देता। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घटकर 1/6 हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान समान रहेगा। तारों के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? कृष्ण विवर या कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल की परिघटना। कृष्ण छिद्र सिद्धांत यानी ब्लैक होल थ्योरी को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस या डॉग स्टार। सूर्य ग्रहण कब होता है? यह केवल अमावस्या के दिन, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को ना। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? उसका नाम है इकारस। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? कहते हैं प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है? तो यह डिस्टेंस का मात्रक है। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। क्यों? क्योंकि जो उपग्रह होते हैं उनका वेग इतना होता है कि वे पृथ्वी पर कभी न लौटेंगे और वे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर होते हैं। वो उनका गुरुत्वाकर्षण इतना होता है पृथ्वी के सापेक्ष में कि वे वहीं पर स्थिर होकर पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं। अतः उस कृत्रिम सैटेलाइट से अगर कोई चीज़ फेंकी जाए तो वह भी उस सैटेलाइट के साथ ही चक्कर लगाएगी। ध्रुव तारा यानी पोलर स्टार और नॉर्थ स्टार किस तारामंडल की ओर संकेत करते हैं? तो सप्तऋषि तारा मंडल की ओर। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड्स। उल्का यानी मीटियोर किसे कहेंगे? तो टूटता हुआ तारा यानी शूटिंग स्टार। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ फैक्ट है, जैसे कि यह ग्रह का नाम होगा, इसके उपग्रहों की संख्या है। तो देखते हैं, पृथ्वी उपग्रहों की संख्या 1 मात्र, चंद्रमा। मंगल 2 उपग्रह हैं, एक डिमोस और दूसरा फोबोस। बृहस्पति उपग्रहों की संख्या 79, शनि उपग्रहों की संख्या 82, अरुण उपग्रहों की संख्या 27, वरुण सैटेलाइट की संख्या 14 यानी 14 है। वर्ष 1984 में बी गार्डिनर, जोसेफ फॉरमैन तथा जे संकलिन द्वारा ओजोन छिद्र की खोज की गई थी। बात कब की है? तो 1984 की है। बी गार्डिनर, जोसेफ फॉरमैन तथा जे संकलिन के द्वारा। अब हम लोग आगे देखेंगे पृथ्वी की गतियां तथा अक्षांश एवं देशांतर यानी मूवमेंट ऑफ द अर्थ एंड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। विषुव। विषुव क्या है? विषुव को संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। ये तिथियां कौन सी होती है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर की। हम लोग जानते हैं यह क्या है? तो सूर्य है। और पृथ्वी का ऑर्बिटल पथ कैसे होगा? तो इस तरह से। यहाँ पर भी सूर्य, एक मिनट, पृथ्वी का कलर ब्लू कर दें। यह पृथ्वी है, यहाँ पर है पृथ्वी, यहाँ पर है। इस दोनों समय क्या होगा? पृथ्वी से सूर्य की दूरी अधिकतम होगी और 2 पॉइंट, एक यह पॉइंट और एक यह पॉइंट, ये दोनों क्या हैं? तो इक्विनॉक्स कहलाते हैं। यानी कि इस समय क्या होगा? यहाँ पर मान लेते हैं अगर 21 मार्च है, यहाँ पर 23 सितंबर का समय होगा। इस समय पूरे पृथ्वी पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, यानी कि सूर्य की किरणें एकदम डायरेक्ट उसकी विषुवत रेखा पर ही पड़ेगी। लेकिन जनवरी में क्या है? तो जनवरी, और यह हम लोग कर लेते हैं इसको दिसंबर। तो जनवरी में क्या होगा? यहाँ ऊपर नॉर्थ हेमस्फीयर, नीचे साउथ। तो सूर्य की किरणें पूरे के पूरे साउथ क्षेत्र में है, यानी कि साउथ हेमस्फीयर में गर्मी और नॉर्थ में ठंडा है। इसी तरह दिसंबर में यहाँ नॉर्थ है, नीचे साउथ है। तो सूर्य की किरण किधर पड़ेगा? ऊपर। तो नॉर्थ में ही सूरज की किरण पर जाएगा, लेकिन साउथ में नहीं। यानी तो यह यानी यह दिसंबर की बात हो रही है, शीत ऋतु है, और यह जून जुलाई की स्थिति है, यानी यह उत्तर में अभी गर्मी है। तो देखेंगे वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होते हैं? तो यह है भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर, विषुवत रेखा। यह पृथ्वी है और यह 0 डिग्री की बात हो रही है। कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के किस स्थान पर 12 घंटे का दिन होगा?
तो विषुवत रेखा पर। कर्क रेखा और मकर रेखा बार बार एग्जाम में आता है, याद कर लीजिए। सॉरी, गोला बना देते हैं। यह पृथ्वी हो गया, यह 0 डिग्री, 0 डिग्री के नॉर्थ में 23.5 डिग्री और 0 डिग्री के साउथ में 23.5 डिग्री। तो नॉर्थ वाले को क्या कहेंगे? कर्क रेखा, साउथ वाले को कहेंगे मकर रेखा, यानी दोनों तरफ 23.5 डिग्री का डिफरेंस होगा। यहाँ देखिए ऋतु परिवर्तन कैसे होगा। यह क्या है? तो यह सूर्य है और ये पृथ्वी के स्थिति है। कितना? तो 4 स्थितियाँ हैं। यहाँ पर 22 दिसंबर को पृथ्वी है, तो क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, क्योंकि नॉर्थ पृथ्वी तो टिल्टेड है, तो नॉर्थ हेमस्फीयर में सूर्य की रोशनी न जा पाएगी। सूरज की रोशनी सिर्फ और सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध में है, अतः दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु। कब है? तो 22 दिसंबर की घटना है। और यहाँ देखिए शरद, उसका अपोजिट 21 जून को नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु है, और ये घटना 21 जून को है। और शरद विषुव और शरद विषुव दोनों तरफ है। तो 23 सितंबर की यह घटना है। इस समय सूर्य की किरणें एकदम डायरेक्ट विषुवत रेखा पर बराबर इक्वल पड़ेगा। तो क्या होगी? तो इक्वल पड़ने की स्थिति में दोनों तरफ है, यानी दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर। कब? तो 23 सितंबर को। इसको हम लोग कहते हैं बसंत विषुव। और 21 मार्च को इसको कहते हैं हम लोग शरद विषुव। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव कोण कितना है? तो 23.5 डिग्री है, यानी यह पृथ्वी है। अगर बीचों बीच होता तो यह 90 डिग्री, लेकिन ये झुकाव कितना है? तो 23.5 डिग्री, यानी कोण कितना होगा? तो 23.5 डिग्री का पृथ्वी कोण बनाएगी। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि को होगा? तो 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होगा? गर्मी में, यानी जब सूरज पृथ्वी के निकट हो, मतलब उत्तरी गोलार्ध के निकट कर्क रेखा पर, यानी 21 जून को। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तथा अपने अक्ष पर झुका होना मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण माना जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, यानी 22 दिसंबर। अब क्वेश्चन उठता है उपसौर और अपसौर की बात, यानी पेरिहेलियन मतलब उपसौर, एपीहेलियन यानी अपसौर। तो पृथ्वी जब सूर्य के से निकटतम दूरी पर होती है तो इस घटना को उपसौर यानी पेरिहेलियन यानी पास में है। तो ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होगी। अपसौर यानी एपीहेलियन, पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे अपसौर कहते हैं, और ये ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। ग्रीष्म अयनात यानी समर सोलिसिटी प्रतिवर्ष किस तिथि को होता है? तो यह 21 जून की स्थिति है, यानी ग्रीष्म अयनात 21 जून को। दोपहर में आपकी छाया किस तिथि को सबसे छोटी होगी? तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को। वार्षिक तापांतर किस अक्षांश पर न्यूनतम है? तो विषुवत रेखा पर, यानी भूमध्य रेखा की बात है। प्रधान यामोत्तर यानी प्राइम मेरिडियन तथा विषुवत यानी इक्वेटर रेखा का प्रतिच्छेदन, यानी दोनों एक दूसरे को कहाँ काटेंगे? यानी यह प्राइम मेरिडियन है और यह 0 डिग्री रेखा यानी विषुवत रेखा है। तो यह दोनों एक कहाँ पर एक स्थान पर काटते हैं एक दूसरे को? तो अटलांटिक महासागर में। शून्य अक्षांश यानी लेटिट्यूड तथा 0 अंश देशांतर बिंदु का प्रतिच्छेदन अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। इसको कैसे समझेंगे? यह पृथ्वी है। क्लियर है? पृथ्वी पर 2 तरह की रेखाएं मानव ने अपने फायदे के लिए बना दिया। तो यह 0 डिग्री है और यह 90 डिग्री नॉर्थ और यह 90 डिग्री साउथ। तो ये दोनों क्या है? तो ये दोनों पॉइंट हैं। यह क्या है? तो यह अक्षांश रेखा है। और इसी तरह इस तरह की रेखाएं, इसको क्या कहते हैं? ये देशांतर रेखाएं हैं। सूर्योदय की पहली किरण भारत के किस यमोत्तर पर दिखाई देगी? तो भारत का सबसे पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश में, यानी तो भारत का पूर्वी देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन किस महासागर से गुजरती है? तो वह प्रशांत महासागर से। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 40,075 किलोमीटर। ग्लोब पर 2 स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं है। यह क्लियर है? आगे देखिए, कौन सी देशांतर रेखा प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर किस बृहद वृत्त का निर्माण करती है? तो 180 डिग्री।
यानी बृहद विदित जितने भी मेरिडियन हैं अगर दो आपस में मिल जाएंगे तो वे क्या करेंगे, तो बृहद विदित का निर्माण करेंगे। और अक्षांश में सिर्फ और सिर्फ एक अक्षांश यानी विषुवत रेखा ही एक बृहद विदित का निर्माण करती है। और यहाँ देखिए यह 0 डिग्री, मतलब यहाँ देखते हैं यह पृथ्वी है, यह 0 डिग्री है जो GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम यानी जो इंग्लैंड से होकर गुजरने वाली प्रधान रेखा इसको मान लिया गया। और इसके अपोजिट साइड में एक 180 डिग्री बना दिया गया। वह कहाँ से, तो वह प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या होगा, यह भी विषुवत रेखा के समानांतर है, यानी उसी के समान लंबाई वाला एक वृत्त होगा। और यह क्या है, तो ग्लोब पर यह बृहद वृत्त, इससे बड़ा वृत्त कोई नहीं हो सकता है। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, तो इसमें देखिए महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं में कौन कौन है, तो यह 0 डिग्री विषुवत रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, अंटार्कटिक वृत्त यह 66.5 डिग्री साउथ और आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री और दक्षिणी ध्रुव तो 90 डिग्री साउथ। ये दोनों क्या है, तो पोल की बात हो गई। और देशांतर रेखाएं, तो यही आपका जो इस तरह से ऐसा क्या है, देशांतर रेखा है। क्लियर है। 0 से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के मध्य की अक्षांशीय पेटी शांत अक्षांश के नाम से जानी जाती है। विषुवत रेखा पर स्थित देश, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए इसमें से कौन सा देश विषुवत रेखा पर है और कौन नहीं है। तो विषुवत रेखा पर कुल 13 देश हैं। कौन कौन, साओ टोमे प्रिंसिप, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। मात्र इतने ही देश हैं क्या है, तो विषुवत रेखा पर स्थित देश हैं। आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा पर स्थित देश, तो कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो इस पर स्थित देश कितने हैं, तो 18 हैं। कौन कौन, हवाई द्वीप यह अमेरिका का भाग है, बहामास, मारितानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मैक्सिको, माली, नाइजर, चाड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, बांग्लादेश, चीन और ताइवान। ये सब क्या है, तो कर्क रेखा पर स्थित देश हैं। यानी कि पाकिस्तान से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बांग्लादेश से होकर कर्क रेखा गुजरती है, म्यांमार से गुजरती है, रसिया से भी कर्क रेखा ना गुजरती, याद कर लीजिए। और अमेरिका के मुख्य भाग से होकर भी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। मकर रेखा पर स्थित देश यानी 23.5 डिग्री साउथ की बात हो रही है, तो इसमें दक्षिणी महादेश के देश होंगे। तो 1 नंबर में कौन होगा, ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पोलिनेशिया, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा, नामीबिया। ये सब क्या है, तो मकर रेखा पर स्थित देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट कौन सा जलडब्रू मध्य यानी स्ट्रेट है, तो बोरिंग जलडब्रू मध्य है। कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नज़दीक है। क्या नाम उसका, सॉरी बेरिंग जलडब्रू मध्य, बोरिंग नहीं बेरिंग। और भूप्रपटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व तो वह ऑक्सीजन है। यदि 2 स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब उनके मध्य कितने घंटे का अंतर होगा, तो 6 घंटे। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी क्या है, एक वृत्त के जैसा है और वृत्त के कोनों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री। और हम अपना सूरज क्या है, तो 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, तो इसको 4 भाग दीजिए तो 1 घंटे बराबर 15 डिग्री आंसर आएगा। यानी 1 घंटे में पृथ्वी क्या है, तो 15 डिग्री का पृथ्वी का मूवमेंट है। तो इस आधार पर 4 मिनट बराबर 1 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री देशांतर का अंतर है अगर किसी 2 स्थानों में, तो क्या होगा, तो 90 × 4 यानी 360 मिनट यानी 6 घंटे का अंतर होगा। मिस्र की राजधानी काहिरा का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच यानी GMT से 2 घंटा आगे है। यानी ग्रीनविच में 0 है तो यहाँ पर क्या होगा, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। सिंपल, 2 घंटा बराबर भी 2 घंटा यानी 120 मिनट। 120 मिनट बाई क्या करेंगे हम लोग, 4 कर देंगे तो भी आ जाएगा 30
डिग्री पूर्वी देशांतर। औसत अक्षांश किसे कहते हैं? तो 30 से 35 डिग्री लैटिट्यूड को औसत अक्षांश कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले पाल वाले नौकाओं से जब विदेशी जहाज से लोग घोड़ा लेकर या ये भारत में बेचने आते थे, तो इस अक्षांश पर आकर हाई प्रेशर के कारण उनकी नौकाएं रुक जाया करती थी, जिस कारण यह भ्रम पल गया था कि वे लोग क्या करते थे, वे घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे, तो फिर वे नौकाएं चलना आरंभ कर देती थी। इसीलिए कहा गया उसको औसत अक्षांश। और पृथ्वी का आंतरिक भाग कोर किससे बना है? तो यह निकेल एवं लोहे से मिलकर बना है। यह पृथ्वी है, एक मिनट, यह पृथ्वी है, मान लेते हैं, इसको अच्छा से बनाते हैं, सॉरी, यह क्या है? अपना पृथ्वी है, यह बीच में है, और पृथ्वी के यह भाग, यह सबसे अंदरूनी भाग है, यह कोर है। फिर इसके बाद वाला भाग उसको क्या कहेंगे हम लोग? मेंटल, यानी यह मेंटल है, और ऊपर वाला यह भाग तो यह पर पट्टी है। क्लियर है? तो जो यह कोर है यह किस चीज से बना है? यह निकेल और लोहे से मिलकर बना हुआ है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो, यानी 12 बज रहा हो, तब किस देशांतर पर सुबह के 6:30 बजेंगे? तो बताइए। तो यह सिंपल सी बात है, 82.5 डिग्री पर क्या हो गया? मध्याह्न, यानी हम लोग 12 बजा दिए, तो 6:30 बजा देना है, तो 12 से 5.5 घंटा पीछे आते हैं, ये तभी ना हम लोग 0 पहुंचेंगे। 5.5 घंटा पहले चले आएंगे तो यानी किस देशांतर पर 6:30 बजे होंगे। तो यहाँ पर 12 बजा है, तो बीच में डिफरेंस कितना? 5.5 घंटे का। तो 5.5 घंटा मतलब क्या होगा? 5 घंटा बराबर 75 डिग्री देशांतर, और आधे घंटे के बराबर क्या होगा? 7.5 डिग्री, यानी 75 और 7.5 82 डिग्री हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो 0 डिग्री देशांतर पर क्या होगा? तो सुबह के 6:30 बजे होंगे, यानी कि यह बात हो रही है आपके ग्रीनविच की। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो वह है अफ्रीका महादेश। पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल के कणों से हुई है, यह किस विद्वान ने कहा है? तो ओ स्मिथ ने। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग करते हैं? यूरेनियम डेटिंग विधि। जीवाश्मीय साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब मानी जाती है? 3.3 मिलियन, 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व की घटना है। यदि किसी स्थान पर सुबह के 6 बजे हैं तथा उसी समय ग्रीनविच माध्य समय यानी GMT पर 3 बज जाए, 3 बजने वहाँ भी 3 बजे का पड़ाता है, तो उस स्थान की देशांतर रेखा बताइए। तो दोनों के बीच में डिफरेंस 3 घंटे का है। 1 घंटे बराबर 15 डिग्री, तो 3 घंटे बराबर 45 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन है कि किसी स्थान पर सुबह में के 6 बजे हैं, लेकिन ग्रीनविच मध्याह्न समय पर 3 बजा हुआ है, वो भी प्रातः का ही है, यानी सुबह का है। मतलब जो ग्रीनविच है वह उस इलाके से पश्चिम में है, यानी जो जिस बारे में पूछ रहा है जहाँ पर 6 बजा है वह ग्रीनविच के पूरब में है, तो देशांतर क्या होगा? 45 डिग्री पूरब है। अगर ग्रीनविच के पश्चिम में होता तो देशांतर पश्चिम कहते हैं हम लोग। विश्व को कितने समय कटिबंधों में विभाजित किया गया है? तो 24 समय कटिबंध है। ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 66.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त क्या कहलाता है? तो वह आर्कटिक वृत्त कहलाता है। विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या तो 181 है, यानी कुल अक्षांशों की संख्या 181। लेकिन अगर रेखा पूछ दे, यह पृथ्वी है, नॉर्थ और साउथ में जो 90 डिग्री का दोनों है वह क्या पॉइंट है, तो ये दोनों रेखाएं नहीं है, इसमें से एक घटा लेंगे तो 179 हो जाएगी। और अक्षांशों की संख्या 181 क्यों? क्योंकि 0 डिग्री एक्स्ट्रा है। 0 डिग्री देशांतर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। यह देशांतर रेखा निम्नलिखित में देशों से गुजरती है। कौन कौन? तो 0 डिग्री तो यह यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और अंटार्कटिका से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री के अंतराल पर 2 देशांतरों के मध्य 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है। अब हम लोग रॉक्स एंड वोल्केनो यानी चट्टाने एवं ज्वालामुखी के बारे में जानकारी प्राप्त
करेंगे। देखते हैं चट्टान। तो चट्टानों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। पहला होगा अग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक्स, दूसरा है अवसादी यानी सेडिमेंट्री रॉक्स, और तीसरा है रूपांतरित यानी मेटामॉर्फिक रॉक की बात हो रही है। अग्नेय चट्टान, इसी को हम लोग प्राइमरी चट्टान कहेंगे, यानी आदि चट्टान अगर कोई है तो यही है। यह लावा के द्वारा बनने वाला चट्टान कौन है, तो यही अग्नि चट्टान है। यही अग्नि चट्टान जब घिस पीस जाए, इसमें अपक्षय अपवर्तन की क्रिया से अगर नए चट्टान का निर्माण होता है तो वह अवसादी चट्टान यानी अवसादों के जमा होने से। सबसे अच्छा उदाहरण बलुआ पत्थर। और अग्नि चट्टान और अवसाद चट्टान, इन दोनों पर समय के साथ या ताप दाब के प्रयोग से अगर एक नई चट्टान का निर्माण हो तो उसको क्या कहेंगे, तो वह मेटामॉर्फिक रॉक यानी रूपांतरित चट्टान कहते हैं। जीवाश्म रहित चट्टानें कौन सी है, यानी वैसे चट्टान जिसमें जीवाश्म न हो, तो जो मैग्मा से बनेगा यानी सिंबसी वाष्पीकरण तापमान पर अगर कोई जीवाश्म हो भी तो वह उसका कोई नामो निशान न मिल पाएगा, यानी अग्नि चट्टान इग्नियस रॉक की बात हो रही है। काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के क्षरण से होता है, तो वह है अग्नेय चट्टान। संपूर्ण क्रस्ट के कितने प्रतिशत भाग पर अवसादी चट्टानें विस्तृत हैं, तो लगभग 75% भाग पर। अग्नि चट्टानों के रूपांतरण से निर्मित शैलें हैं, उनका नाम देखिए। अग्नि चट्टान, तो अग्नि चट्टान का नाम कौन कौन है, तो ग्रेनाइट, बैसाल्ट और बैसाल्ट, ये सब क्या है, तो अग्नि चट्टान है। और रूपांतरित यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक, तो अग्नि चट्टान का रूपांतरण किस में हो गया, नीस में हो गया। किसका, तो ग्रेनाइट का रूपांतरण नीस में होगा, ग्रेनाइट नीस। बैसाल्ट एम्फीबोलाइट, बैसाल्ट का रूपांतरण सिस्ट में होता है, तो बैसाल्ट सिस्ट, बैसाल्ट का एम्फीबोलाइट, ग्रेनाइट का रूपांतरण नीस में होता है। ये सब मेटामॉर्फिक रॉक के उदाहरण हैं। इसी तरह अवसादी चट्टानों का भी रूपांतरण किस में होगा, तो मेटामॉर्फिक रॉक में। तो उदाहरण शैलें, तो इसका रूपांतरण सिलेट में, शैल सिलेट। चूना पत्थर व डोलोमाइट का रूपांतरण संगमरमर में। बालुका पत्थर यानी सैंडस्टोन का रूपांतरण क्वार्टजाइट में हो जाता है। कांग्लोमरेट का रूपांतरण क्वार्टजाइट में होगा, यानी बालुका पत्थर और कांग्लोमरेट दोनों का रूपांतरण क्वार्टजाइट में होगा। और बिटुमिनस कोयले का रूपांतरण ग्रेफाइट व हीरा में हो जाता है। इसी तरह से रूपांतरित चट्टानों के भी पुनः रूपांतरण हो सकता है, यानी जो मेटामॉर्फिक रॉक है यह किसी भी तरह से बन सकता है। तो सिलेट, तो सिलेट का रूपांतरण होगा तो वह फाइलाइट में कन्वर्ट होगा। फाइलाइट का होगा तो वह सिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। गैब्रो का रूपांतरण सर्पेंटाइन में होगा। आगे देखिए, मतलब क्या समझे कि ग्रेनाइट व बैसाल्ट यही दोनों क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ अग्नि चट्टान का नाम कौन कौन, ग्रेनाइट व बैसाल्ट। और रूपांतरित चट्टान के नाम बहुत ज़्यादा, नीस, एम्फीबोलाइट, सिस्ट, स्लेट, संगमरमर, क्वार्टजाइट, ग्रेफाइट व हीरा, फाइलाइट, सिस्ट, सर्पेंटाइन, ग्रेबो, ये सब क्या है, तो मेटामॉर्फिक रॉक के नाम है। और इसी तरह अवसादी चट्टान तो शैल, चूना पत्थर व डोलोमाइट, बालुका पत्थर, कांग्लोमरेट व बिटुमिनस कोयला, ये सब क्या है, तो अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है, तो अग्नेय तथा अवसादी दोनों चट्टानों से। संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण है, तो रूपांतरित चट्टान का। चट्टान के निर्माण में 8 प्रमुख तत्वों का योगदान है, कौन कौन, ऑक्सीजन सबसे अधिक 46.8% होता है, सिलिकॉन 27% से ज़्यादा, एल्युमिनियम 8.13%, और लोहा लगभग 5%, कैल्शियम 3% से ज़्यादा, सोडियम लगभग 3% से कम, और पोटेशियम यह 2.5% से ज़्यादा, मैग्नीशियम 2%। ये सब क्या है, तो चट्टानों के उनमें पाए जाने वाले प्रमुख तत्व हैं। और सबसे अधिक यानी सर्वाधिक कठोर चट्टानें कौन सी हैं, तो वही रूपांतरित चट्टानें सर्वाधिक कठोर चट्टानें होती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं, अंदर है मैग्मा है, अगर यह सतह के ऊपर आ जाए, जब इसमें से गैस निकल जाए तो वह लावा हो जाएगा। पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा के ठोस होने से निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं, तो प्लूटोनिक चट्टानें। ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है, तो यह दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना व चिली के सीमा पर स्थित है। ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जलवाष्प गैस निकलती है। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन N2 और हाइड्रोजन H2 आदि गैसें निकलती हैं। सक्रियता यानी एक्टिविटी के आधार पर ज्वालामुखी के 3 प्रकार हैं, कौन कौन, एक होगा सक्रिय ज्वालामुखी,
दूसरा सुषुप्त, तीसरा मृत। सक्रिय यानी कि वो एक्टिव है, उसमें से बार बार क्या है तो ज्वालामुखी यानी लावा निकल रहा है। सुषुप्त यानी ये कभी भी उद्गार इसमें तो हो सकता है। और मृत मतलब जिसके मुख में पानी जमा हो जाए, उस पर के ऊपर पेड़ पौधे उगाएं तो वह मर चुका है। वैसे ज्वालामुखी जो लंबे समय से सक्रिय नहीं हुए हैं किंतु भविष्य में कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं तो सुषुप्त ज्वालामुखी यानी डोरमेंट वोल्केनो। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, तो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों को 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है। पहला होगा गैस यानी गैस तथा जलवाष्प। ज्वालामुखी उद्भेदन के समय सर्वप्रथम गैस से एवं जलवाष्प बाहर आते हैं। इसमें जलवाष्प की मात्रा सबसे अधिक 60 से 90% होती है और अन्य गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एवं सल्फर डाइऑक्साइड आदि प्रमुख हैं। दूसरा है विखंडित पदार्थ, तो इसमें धूल एवं राख से बने चट्टानी टुकड़े, टॉप, मटर के दाने के आकार वाले टुकड़े, लेपिली, कुछ इंच से लेकर कई फीट तक के व्यास वाले बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े एवं अपेक्षाकृत बड़े आकार के टुकड़े, ब्रेसिया आदि बाहर धरातल पर निकलते हैं। और तीसरा है लावा, यानी ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर निस्तृत होता है तो उसे लावा कहा जाता है। धरातल पर लावा के ठंडा होने के बाद वह अग्नि चट्टान कहलाता है। अग्नेय एवं अवसादी चट्टानों के संगठन तथा स्वरूप में परिवर्तन से रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। किस प्रकार के लावा में सिलिका की अधिक मात्रा होती है तो नाम है अम्लीय लावा, उसमें सिलिका अधिक है। अंडमान निकोबार के नारकोंडम द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी किस प्रकार की ज्वालामुखी है तो वह सुषुप्त ज्वालामुखी है। नारकोंडम बायरन एक्टिव है। माउंट किलिमंजारो किस श्रेणी का ज्वालामुखी है तो वह शांत ज्वालामुखी है, एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, यानी कि कहेंगे मृत हो चुका है। ज्वालामुखी और उससे बनने वाले कुछ आकृति देखिए। सब सिंपल ज्वालामुखी क्या होगा, यह नीचे क्या है तो यह मैग्मा चेंबर है। इससे मैग्मा ऊपर के दरारें उद्भेदन मतलब ऊपर पृथ्वी का जो परत है क्रस्ट, इसको फाड़ देगा। क्लियर, फाड़ दिया, फटकर क्या होगा ऊपर ज्वालामुखी का उद्गार होगा और इस तरह से शंकु टाइप एक पर्वत का निर्माण होगा। यह सिंपल ज्वालामुखी। कभी कभी इन ज्वालामुखी पाइप में यह रास्ते से भी दूसरे पाइप तीसरे पाइप निकल जाते हैं, उसका नाम होता है आश्रित शंकु। यह तो कहानी है आपके सतह के ऊपर। सतह के अंदर अगर दरारी उद्भेदन हो कहीं पाइप से इस तरह से तो वह भी लावा के पहाड़ प्रवाह से दरारी उद्भेदन से क्या होगा तो पठार बनेगा। सिंपल, कहीं कहीं पतला पतला दरार हो जाए और उससे रिस कर लावा मैग्मा बाहर आ जाए। और सतह के अंदर, तो सतह के अंदर देखिए रंग बिरंग के उदाहरण हैं। यहाँ पर इस तरह का उदाहरण है, इसको क्या कहेंगे, यह लैकोलिथ है। इस तरह से लूप होल वाला तो यह फैकोलिथ है। यहाँ भी देखिए इस तरह से लहरदार तो यह लैपोलिथ है। फिर सील और सीट, सील तो यह लंबा इस तरह का बन जाए चादर जैसा मोटा तो वह सील है, पतला हो तो सीट है। और डाइक यह ऊर्ध्वाधर एक खंभे के जैसा बन जाए उसको क्या कहेंगे, डाइक कहेंगे। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है तो उसका नाम है किलायू, जो हवाई द्वीप अमेरिका में है। हमारे सौरमंडल में अब तक ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स है, जो कहाँ है तो मंगल ग्रह पर है। यह लगभग 16 किलोमीटर की हाइट वाला है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है तो माउंट स्ट्रम्बोली को। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है तो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है तो वह तंजानिया में। कहाँ तो तंजानिया में है। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यह कहाँ स्थित है तो हवाई द्वीप यूएसए में। अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है तो वह माउंट एबूस या इरेबस कहते हैं उसको। ईरान के 2 प्रमुख मृत ज्वालामुखी कौन कौन से हैं तो देवबंद व को सुल्तान। यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट व इंडियन प्लेट मध्य महाद्वीपीय पेटी ज्वालामुखी मेखला के अंतर्गत आते हैं और यह दुनिया का दूसरा ज्वालामुखी का पेटी है। पहला कौन हो गया तो परिप्रसाद महासागरीय पेटी या रिंग ऑफ फायर।
ज्वालामुखी शंकु के ऊपर मिलने वाली कीपाकार इस तरह का गर्तानुमा आकृति को क्या कहते हैं? उसको क्रेटर कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का रेनियर, हुड व शास्ता किस ज्वालामुखी के उदाहरण हैं? तो मिश्रित ज्वालामुखी के, यानी मिश्रित शंकु ज्वालामुखी। विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी याद कर लेते हैं थोड़ा सा। कोटोपैक्सी, यह इक्वाडोर से संबंध है इसका। क्लूचेवस्काया, यह रूस में है। वेनगेल पर्वत अलास्का यूएसए में है। कैमरून में है, यानी अफ्रीका में। इरेबस, यह अंटार्कटिका में है। निरागोनगो, यह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में है। इलियामान, यहाँ देखिए इली आमना, तो यह अलेतुआन श्रेणी में है, यानी यूएसए में। एटना सिसिली द्वीप पर, यानी इटली में है। माउंट बेकर, यह कास्केट श्रेणी यूएसए में है। चिल्लन चिली में है। माउंट न्यूआमुरागिरा, यह कांगो में है। विल्लारिका, यह भी चिली में है। माउंट रूहा पेहू न्यूजीलैंड में है। पोरक मैक्सिको में। ओसामा जापान में है। सेंट हेलेंस पर्वत यूएसए में। नगाउरुहोए, यह न्यूजीलैंड में है। हावला, यह आइसलैंड का ज्वालामुखी का नाम है। विसुवियस इटली के नेपल्स की खाड़ी में है। किलायू हवाई द्वीप अमेरिका में है। और स्ट्राम्बोली इटली के लिपारी द्वीप, यानी भूमध्य सागर में है। सबसे अधिक हाइट इसमें किसका है? जो एक्टिव वोल्केनो है, तो सबसे अधिक हाइट इसका कोटोपैक्सी का है। आगे देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी है। ज्वालामुखियों का मेखलाबद्ध वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो 4 भागों में। नंबर 1, परिप्रशांत महासागरीय मेखला, यानी प्रशांत महासागर के चारों ओर इस तरह से मेखला है, जो यहाँ पर चीन है, जापान है, कोरियन पेनिनसुला शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर द्वीप है कौन कौन? तो इंडोनेशिया और फिलीपींस है। नीचे आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश मिलेंगे। और ऊपर में यहाँ पर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यह बेरिंग जल संधि है। और इसी के बीच में क्या है? तो रिंग ऑफ फायर है, यानी इसी को क्या कहते हैं? तो परिप्रशांत महासागरीय मेखला। दूसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। यह इटली से शुरू होकर इटली, फिर उसके बाद तुर्की के बाद में ईरान से होते हुए अफगानिस्तान, भारत के यानी हिमालय क्षेत्र होते हुए म्यांमार तक यह जाती है। और तीसरा क्या है? मध्य अटलांटिक मेखला या मध्य महासागरीय कटक। हम लोग जानते हैं कि जो अटलांटिक महासागर है वह इस टाइप का है। क्यों? क्योंकि जो इसके बीच में है, जो इस टाइप का तो है ही, उसके बीच में एक कटक है इस तरह से, या जहाँ से हमेशा ज्वालामुखी का उद्भेदन होते रहता है। तो उसी को क्या कहते हैं? मिड ओशियनिक रीजन। और मध्य अटलांटिक मेखला या मध्य महासागरीय कटक। और चौथा है अंतरा प्लेट ज्वालामुखी। क्षारीय लावा शंकु को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो उसको कहेंगे सिल्ड शंकु। क्षारीय लावा शंकु सिल्ड। और अम्लीय होगा तो वह उस तरह से उसका उभार न होगा। उसका सबसे अच्छा उदाहरण तो जो हवाई द्वीप पर जो उद्गार होता है वह उसका लावा क्या है? तो एसिडिक है, जिससे वह पूरे में फैल जाता है। अलास्का यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के कटमई पर्वत को 10,000 धुआंरों की घाटी कहा जाता है। किसको? तो अलास्का के कटमई पर्वत को। अब हम लोग आगे देखेंगे भूकंप एवं सुनामी से संबंधित कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो पहला है आपका ज्वालामुखी क्रिया, यानी दूसरा मिलेगा यानी भूकंप के कारण। तो भूकंप के कारण कौन कौन से हैं? तो ज्वालामुखी क्रिया। दूसरा है भ्रंश एवं संपीड़न ये क्रिया। तीसरा है समस्थितिकी समायोजन या भू संतुलन यानी आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट। और चौथा है प्रत्यास्थ पुनश्चलन क्रिया। और पांचवा होता है प्लेट विवर्तनी की क्रिया। तो इन सब के बारे में हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, जो ज्योग्राफी स्पेशल मिलेगा प्लेलिस्ट, उसमें जाकर देखिएगा तो इस सब के बारे में पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। अभी इसमें शॉर्ट में देखते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूकंपीय तरंगों का संचरण कैसे होता है उसके बारे में दिखाया गया है इसमें पिक्चर में। आराम से यानी ध्यान से देखिए। भूकंप कहीं पर अगर शुरू होगा उसको क्या कहेंगे? वह भूकंप का, यहाँ पर मान लेते हैं भूकंप शुरू हुआ तो यह भूकंप का अधिकेंद्र है। इससे 3 तरह के तरंगे निकलते हैं, एक होगा पी, एक सेकेंडरी और तीसरा का एल वेव।
जो पी यानी प्राइमरी वेव है, यह ठोस, द्रव और गैस तीनों से होकर पास कर जाएगा, क्लियर है। और ठोस में तेज चलेगा लेकिन द्रव में स्लो हो जाएगा इसका मूवमेंट। एल है वह एल सिर्फ और सिर्फ ठोस से होकर गुजरेगा, और एल तरंगे यह लॉब वेव, यह तो सिर्फ और सिर्फ धरातलीय वेव है, क्लियर है। तो होता क्या है कि पी वेव जब ठोस से द्रव और द्रव से फिर ठोस के रूप में मूवमेंट होगा तो उसका कुछ क्षेत्र यानी कि उसकी स्पीड में डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है, जिससे एक पी तरंग छाया क्षेत्र बन जाएगा। वह 105 से लेकर 135, यहाँ देखिए 105 या कहीं कहीं 103 है, तो इसमें 103 डिग्री दिया, 103 से लेकर 145 डिग्री के मध्य में है। लेकिन अगर वही सेकेंडरी वेव की बात हो तो यह 103 डिग्री से लेकर यहाँ पर 103 डिग्री, यानी इसके आगे जो सेकेंडरी वेव है वह दिखाई न देती है। आप इतना ही समझिए। भूकंपीय तरंगे तो 3 प्रकार की, कौन? तो पी तरंगे, एस तरंगे व एल तरंगे। प्राथमिक एवं लंबवत तरंगे किसे कहते हैं? तो पी तरंगों को। एस तरंगे किस अन्य नाम से जानी जाती है? अनुप्रस्थ एवं गौण तरंग के नाम से। एल तरंग यानी धरातलीय तरंग यानी सरफेस और लॉन्ग पीरियड वेव्स की गति सबसे कम लेकिन तीव्रता सर्वाधिक किसकी? तो एल तरंग की गति सबसे कम है लेकिन बर्बादी सबसे अधिक, और तीव्रता सबसे अधिक किसका? तो पी वेग का। जबकि पी तरंगों की गति सर्वाधिक एवं तीव्रता सबसे कम है, यानी एल तरंग का गति सबसे कम है, यानी जो सिंपल उसका स्पीड देखेंगे हम लोग, यानी ए पोजीशन से बी पोजीशन पर जाने में सबसे अधिक समय कौन लगाएगा? एल वेव। लेकिन तीव्रता यानी उसका ये स्पंदन सबसे अधिक है, जिगजैग। और जबकि पी, तो पी वेव का ए स्थान से बी स्थान तक जाने में समय सबसे कम यानी सबसे तीव्र, लेकिन उसका जो जिगजैग वाला मोड है यानी तीव्रता, इनसे मतलब कि आवृत्ति का जो रफ्तार होगा वह सबसे कम है। भारत ने विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली कब आरंभ की? तो अक्टूबर 2007 में। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS कहाँ है स्थापित किया गया है? तो यह हैदराबाद, तेलंगाना में। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने वाले यंत्र को भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप मापन के 3 स्केल होते हैं। एक होगा रॉसी फोरेल स्केल, मतलब इस पैमाने पर 1 से 11 मापक रखे जाते हैं। मर्केली स्केल, यह अनुभव आधारित पैमाना है, इसके 1 से 12 मापक होते हैं। यानी मर्केली क्या है? यह बताता है कि कितना हानि हुआ, कितना क्षति हुआ है। रिक्टर स्केल, यह लघु गणकीय मापक है जिसकी तीव्रता 0 से 10 तक होती है, और रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता व्यक्त करता है। सर्वप्रथम किस स्थान पर भूकंपीय तरंगें अनुभव की जाती है? तो भूकंप केंद्र है, यानी जहाँ पर भूकंप का उद्गम हो। किस स्थान को विश्व की भूकंप राजधानी कहा जाता है? तो पार्कफील्ड, कैलिफोर्निया यानी USA में है। भूकंप के प्रकार, तो भूकंप के प्रकार गहराई के हिसाब से, तो छिछले केंद्र वाले भूकंप जिसकी गहराई 35 किलोमीटर से कम हो। मध्यम केंद्र वाले भूकंप गहराई 35 से 75 या 100 किलोमीटर तक हो। गहन केंद्र वाले भूकंप 100 से 350 किलोमीटर की गहराई में उत्पन्न हो। पतालीय केंद्र वाले भूकंप 350 से 700 किलोमीटर की गहराई में उत्पन्न होते हैं। भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो वह भूकंपीय छाया क्षेत्र कहलाता है, यानी शैडो रीजन। 105 और पिक्चर में 103 दिया था, करेक्ट कर लीजिएगा, 105। यानी कि यहाँ पर भूकंप के जो वेव हैं, जैसे कि सेकेंडरी वेव महसूस नहीं होंगे और प्राइमरी वेव महसूस होगा, लेकिन वह 105 से 145 में न तो प्राइमरी न ही सेकेंडरी कोई वेव महसूस नहीं होगा। विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र कौन सा है? तो प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। किस स्थान को विश्व की भूकंप राजधानी कहा गया है? तो वह है प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। प्लेट विवर्तनिकी क्रिया के कारण भारतीय उपमहाद्वीप का कौन सा प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है? तो वह है उत्तर पश्चिमी प्रदेश। पी तरंगे ठोस के साथ साथ तरल माध्यम में भी चल सकती हैं, परंतु ठोस की तुलना में तरल माध्यम में इनकी गति मंद होती है, तभी तो 105 से 145 डिग्री पर उनके बीच में इतना डिफरेंस हो जाता है कि वहाँ पर पी और एल कोई तरंगे
जो हो वो अनुभव नहीं वहाँ पर होता है। क्लियर है। यह देखिए महाद्वीप के बारे में अब हम लोग जानेंगे। दुनिया में महाद्वीप कितने हैं? तो 7। कौन कौन? तो यह देखिए आपका, यह क्या है? यह एशिया है, यह यूरोप है, तीसरा अफ्रीका है, यह उत्तर अमेरिका है, चौथा दक्षिण अमेरिका है, पांचवा देखिए यह ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पर एक कौन होगा? तो इसका नाम होगा छठा अंटार्कटिका। क्लियर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 क्लियर है। और 8वें की बात हो रही है तो 8वां कौन होगा? तो जीलैंडिया। वो कहाँ होगा? तो ऑस्ट्रेलिया के बगल में, लेकिन वो समुद्र में डूबा हुआ है अभी। और दुनिया में महासागर कितने हैं? यह प्रशांत महासागर, यह अटलांटिक महासागर, यह इंडियन ओशियन, यहाँ पर मिलता है एक सदर्न ओशियन, और ऊपर में है इसका नाम है यह आर्कटिक महासागर, क्योंकि उत्तर में महाद्वीप नहीं है। और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप 1 नंबर ग्रीनलैंड है। और दूसरे नंबर पर कुछ और सारे द्वीप आते हैं, और एक प्रायद्वीप क्वेश्चन आता है। प्रायद्वीप यानी जिसका 3 ओर से वह क्षेत्र असल से घिरा, पानी से घिरा हो और एक ओर से वो लैंड से मिला हो। तो इसमें कौन कौन आएगा? यहाँ देखिए, यह स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप, यह प्रायद्वीप, दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप, यह यूरोप का प्रायद्वीप, आइबेरिया का प्रायद्वीप, इटली का प्रायद्वीप, अलास्का का प्रायद्वीप, लेब्राडोर का प्रायद्वीप, कमचटका प्रायद्वीप, ये सब क्या है? केप यार्क प्रायद्वीप, यह मलय प्रायद्वीप, ये सब क्या है? दुनिया के तो प्रायद्वीप है। स्कैंडिनेविया, इसमें कौन कौन होगा? इसमें फिनलैंड, स्वीडन 2 देश आते हैं। यह यूरोप का प्रायद्वीप है, इसमें भी बहुत सारे देश हैं। आइबेरिया, इसमें पुर्तगाल और स्पेन आएगा। और अलास्का तो ये अमेरिका का भाग है। दक्षिण, यहाँ देखिए दक्षिण भारत का प्रायद्वीप यानी भारत के दक्षिण का क्षेत्र। कमचटका ये रूस का निकला हुआ भाग है। केप यार्क प्रायद्वीप यह ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है। और मलया प्रायद्वीप यह मलेशिया का क्षेत्र है। और लेब्राडोर प्रायद्वीप है यहाँ पर, यह अमेरिका के ऊपर में, यह कनाडा का क्षेत्र है। तो सबसे बड़ा द्वीप कौन है दुनिया में? तो ग्रीनलैंड है। द्वीप की बात हो रही है। महाद्वीप होगा तो यह तो ऑस्ट्रेलिया है सबसे बड़ा। और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप तो कौन सा है? तो यहाँ देख लीजिए, इनका नाम है बोर्नियो। आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित हम लोग कुछ फैक्ट देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का अवरोही अनुक्रम क्या है? तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एवं ऑस्ट्रेलिया। यानी सबसे बड़ा महादेश एशिया है और सबसे छोटा महादेश यानी महाद्वीप तो ऑस्ट्रेलिया है। एशिया का सबसे गर्म स्थान तो तिरात, याद कीजिए तिरात जवी, लगभग 54 डिग्री तापमान यहाँ हो गया था, जो इजराइल में है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान तो बर्खोयास्क है, यह साइबेरिया रूस में है। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से दोनों ही मायने में विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया है। विश्व का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली तो यह उत्तरी अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका को कौन सी नहर विभाजित करती है? तो वह पनामा नहर है। कहाँ पनामा नहर है? तो यहीं पर पनामा नहर बनाया गया। महाद्वीप एक दूसरे से कैसे पृथक हुए? तो प्लेट विवर्तन की क्रिया के द्वारा। किस महाद्वीप की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है? तो वह दक्षिणी ध्रुव यानी अंटार्कटिका। पूर्णतः हिमाच्छादित रहने के कारण अंटार्कटिका महाद्वीप को क्या कहा गया? श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप एवं यूरेशिया का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो वह यूरोप है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप तो वह यूरोप है। अफ्रीका महाद्वीप से होकर विषुवत कर्क और मकर रेखाएं गुजरती हैं। प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता किस महाद्वीप में सर्वाधिक है? जहां आदमी कम हो, यानी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया द्वीपों को संयुक्त रूप से क्या कहा गया? तो ओसेनिया कहा जाता है। अब हम लोग पर्वत श्रेणियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। वलन यानी फोल्ड क्रिया किस कारण होती है? तो यह पर्वत निर्माणकारी बल के कारण क्या होगा? तो फोल्ड होगा। यानी कि इस तरह से देखिए, दो प्लेटें जब आपस में एक दूसरे के नज़दीक आएंगी तो वलन की क्रिया होगा और जिससे पर्वतों का निर्माण होता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वह एंडीज है। एंडीज पर्वत किस श्रेणी, किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिण
अमेरिका में है। विश्व के सर्वाधिक 8 ऊंचे पर्वत, सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है, यह नेपाल और तिब्बत सीमा पर है। दूसरे का नंबर है K2, तो यह 8611 किलोमीटर है। यह भारत का है लेकिन पाक अधिकृत लद्दाख में यानी पाकिस्तान कब्जा किए हुए है। कंचनजंगा यह हिमालय की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है और यह भारत नेपाल सीमा यानी कंचनजंगा है, सिक्किम में है। लहोत्सो यह नेपाल और तिब्बत सीमा पर है। पांचवा है मकालू, यह नेपाल तिब्बत सीमा पर है। छठा है चोयोयू, यह भी नेपाल तिब्बत सीमा में है। धौलागिरी और मंसालू यह भी नेपाल में ही है। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं किस देश में स्थित हैं? तो दक्षिण आल्प्स पर्वतमालाएं यह न्यूजीलैंड में है। विश्व की अधिकांश ऊंची चोटियां नवीन मोरदार पर्वतों में हैं। व्हाइट माउंटेन किस देश में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत और म्यांमार के मध्य कौन सा पर्वत सीमा निर्धारित करता है? तो बर्मीज एवं अराकान योमा पर्वत चाप। हिमालय का विस्तार अराकान योमा पर्वत किस देश में स्थित है? तो यह हिमालय का विस्तार क्या है? तो अराकान योमा है। और यह कहाँ है? तो यह म्यांमार में है। सभी महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर याद कर लीजिए। एशिया का हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका का किलिमंजारो, यूरोप का माउंट एल्ब्रूस, उत्तरी अमेरिका माउंट डेनाली, दक्षिण अमेरिका माउंट एकांगा गुआ, ऑस्ट्रेलिया माउंट कोस्युस्को, अंटार्कटिका विंसन में सिफ है। और माउंट टिटिलिस कहाँ स्थित है? तो यह स्विट्जरलैंड में है। स्पेन व फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? तो वह पिरेनीज है। संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 प्रमुख गुंबदाकार पर्वत कौन से हैं? तो हेनरी पर्वत, ब्लैक हिल्स एवं एडिरॉनडेक पर्वत। एडिरॉनडेक पर्वत। विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ, तो देखिए पर्वत श्रेणी का नाम है इधर बगल में, उसका स्थिति दिया है और तीसरा है उसका हाईएस्ट पीक। तो कार्डिलेरा डी लॉस एंडीज यह दुनिया का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है। यह पश्चिम दक्षिण अमेरिका में है और इसका हाईएस्ट पीक एकांका गुआ है। रॉकी पर्वत श्रेणी यह पश्चिम उत्तर अमेरिका में है यानी उत्तरी अमेरिका में है और हाईएस्ट पीक माउंट एल्बर्ट है। हिमालय काराकोरम हिंदुकुश यह दक्षिण मध्य एशिया में इसका विस्तार है और हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज श्रेणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और हाईएस्ट पीक कोस्युस्को है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत यह अंटार्कटिका में स्थित है और हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? तो माउंट विंसन मैसिफ है। माउंट विंसन मैसिफ है। तिएनशान श्रेणी दक्षिण मध्य एशिया में है और हाईएस्ट पीक पोवेडा है तिएनशान में। अल्ताई माउंटेन श्रेणी यह भी मध्य एशिया में है और हाईएस्ट पीक का नाम गोराबेलू खा है। और यूराल पर्वत श्रेणी यह मध्य रूस में है और हाईएस्ट पीक गोरा नैरो इनाया है। कमचटका स्थित श्रेणी यह पूर्वी रूस का भाग है और हाईएस्ट चोटी का नाम क्या है इसका? क्लुचेवस्काया सुपका। और एटलस पर्वत श्रेणी यह उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में है और हाईएस्ट पीक जेबेल टाउ बकाल है। बर्खोयानस्क पर्वत श्रेणी यह पूर्वी रूस में है और हाईएस्ट पीक का नाम है गोरामास खाया। कहाँ है? तो यह बर्खोयानस्क पर्वत श्रेणी यानी रूस में है। और पश्चिमी घाट श्रेणी, पश्चिमी घाट भारत की बात हो रही है, ये इसका हाईएस्ट पीक अनाई मुद्दी है। सियरा मादरे ओरिएंटल यह मैक्सिको में है और हाईएस्ट पीक ओरिजावा है। जाग्रोस पर्वत श्रेणी यह ईरान में है और हाईएस्ट पीक जाडकू है। इसी तरह एल्बुर्ज श्रेणी यह भी ईरान में है और हाईएस्ट पीक देमावंद है। स्कैंडिनेवियन रेंज यह पश्चिमी नॉर्वे में है और हाईएस्ट पीक गैल्डोपीजेन है। गैल्डोपीजेन। पश्चिमी सियरा मादरे यह मैक्सिको में है और हाईएस्ट पीक का नाम इसका नेवाडो डी कोलिमा। डेकन्सबर्ग श्रेणी दक्षिण पूर्व अफ्रीका में है। हाईएस्ट पीक देवानाएंटलियाना। काकेशस श्रेणी यह रूस में है, हाईएस्ट पीक एल्ब्रूस है। अलास्का श्रेणी अलास्का माउंट मैकिनले इसका हाईएस्ट पीक है। कास्केड रेंज श्रेणी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है, हाईएस्ट पीक माउंट रेनियर है। एपेनाइन श्रेणी यह इटली में है और हाईएस्ट पीक इसका क्रोनोगैंड्रे है। अल्पेशियन श्रेणी
और यह पश्चिम पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में स्थित है। हाईएस्ट पीक माउंट मिशेल है। और आल्प्स यह मध्य यूरोप में स्थित है और हाईएस्ट पीक माउंट ब्लैंक है। सियरा माद्रे डेल सुर यह मेक्सिको में है और हाईएस्ट पीक इसका टियोटेपेक है। क्या नाम है? टियोटेपेक। मोरदार पर्वत या वलित पर्वत के निर्माण चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ या अवलन के कारण होता है। अब हम लोग देखेंगे शुष्क प्रदेश यानी ड्राई एरिया, मरुस्थल यानी डेजर्ट और ग्रासलैंड के बारे में कुछ फैक्ट हैं। वह स्थान जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है उसे मरुस्थल के रूप में परिभाषित किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वह सहारा है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो वह थार मरुस्थल भारत का है। तकलामाकान मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? तो सिकियांग प्रांत चीन में है। गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो मंगोलिया में है। सेरीर मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह मिस्र में है। रंग मरुस्थल या रेग मरुस्थल कहाँ है? तो ये अल्जीरिया में है। और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार डेजर्ट है। विश्व के प्रमुख मरुस्थल व उनकी अवस्थिति है, एक नज़र देख लीजिए। सहारा यह उत्तरी अफ्रीका में है और लीबिया तथा नुबियन डेजर्ट भी इसी में के अंदर शामिल होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट याद कीजिए नाम, सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट, स्ट्रोनी, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, ये सब क्रिकेटर के नाम तो ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट के नाम हैं। सऊदी अरब में नाफूद, हमद, रब अल खाली कहाँ के मरुस्थल का नाम है? तो सऊदी अरब के हैं। कालाहारी कहाँ है? तो ये बोत्सवाना अफ्रीका में है। सोनोरन डेजर्ट यह यूएसए और मैक्सिको में स्थित है। नामीबिया में नामीब डेजर्ट, तुर्कमेनिस्तान में काराकुम है। थार डेजर्ट यह उत्तर पश्चिमी भारत व पूर्वी पाकिस्तान में है। सोमाली मरुस्थल सोमालिया में। अटकामा डेजर्ट चिली में है। काजिलकुम उज्बेकिस्तान में है। इसी तरह दस्त-ए-लूत यह पूर्वी ईरान और दस्त-ए-कबीर दक्षिणी ईरान में है। मुजेब या मुहावे और सिएरा नेवादा यह कहाँ है? तो यूएसए में है। सेचुरा पेरू में है और पैटागोनिया डेजर्ट यह अर्जेंटीना में स्थित है। पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो वह अटकामा डेजर्ट है। सोनोरन मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको में है। पैटागोनिया मरुस्थल किस प्रकार के मरुस्थल का उदाहरण है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। नागफनी किस बायोम की प्रमुख वनस्पति है? तो मरुस्थलीय बायोम की। घास भूमियाँ उन स्थानों पर पाई जाती हैं जहाँ इतनी अधिक वर्षा नहीं होती कि वनों का विकास हो सके और न ही इतनी कम वर्षा की भूमि मरुस्थल हो जाए, यानी थोड़ा थोड़ा वर्षा हो गया जिसे बड़े पेड़ तो सर्वाइव न कर पाएंगे लेकिन छोटे मोटे घास सर्वाइव कर जाएंगे, तो वहाँ पर क्या विकसित होगा? घास भूमियाँ यानी ग्रास लैंड। विश्व के प्रमुख घास के मैदान यहाँ देखिए, पहले देखेंगे हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान यानी टेम्परेट ग्रासलैंड और अवस्थिति। स्टेपीज यह मध्य एशिया और ईस्ट यूरोप में है। वेल्ड साउथ अफ्रीका, पुस्ताज हंगरी में है। पम्पास यह दक्षिण अमेरिका यानी ब्राज़ील, अर्जेंटीना व उरुग्वे में है। कैंटरबरी यह न्यूजीलैंड में है। पियरी उत्तरी अमेरिका और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। पियरी उत्तरी अमेरिका और पम्पास, पियरी तो हो गया, हाँ ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय घास मैदान, तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में यहाँ देखिए लानोस वेनेजुएला में है। कंपोस ब्राज़ील में है। सवाना अफ्रीका में है। शीतोष्ण घास के मैदान को यूरेशिया में किस नाम से जानते हैं? तो स्टेपी। सवाना का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका में है। दक्षिण अमेरिका का वृक्ष रहित यानी वृक्ष नहीं मिलेगा घास का मैदान क्या कहलाता है? तो पम्पास कहलाता है। सवाना बायोम की जलवायु अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय है। कहाँ? तो सवाना बायोम की जलवायु अर्ध शुष्क है, यानी कि थोड़ा वर्षा तो वहाँ 50 डिग्री सेंटीमीटर से कम वर्षा तो होना ही है। मरुस्थल स्थलखंड के शुष्क व अर्ध शुष्क भाग होते हैं जो मुख्यतः उपोष्ण एवं उच्च वायुदाब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उपोष्ण है यानी गर्मी अधिक है और उच्च वायुदाब है यानी हाई प्रेशर है, तभी तो वहाँ पर वर्षा न होगी। जब वर्षा न होगी तो वो इलाका ड्राई लैंड है, ड्राई है तो धीरे धीरे मरुस्थल में कन्वर्ट हो ही जाएगा। घाटियाँ एवं पठार वैलीज एंड
प्लेटूस के बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो शुरू करते हैं। समुद्र तल से तिब्बत का पठार या तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई तो 5 किलोमीटर है। छोटा नागपुर पठार किस प्रकार के पठार का उदाहरण है? तो ये डोम से यानी गुंबदाकार पठार है। संसार का छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो तिब्बत का पठार है। स्वात घाटी और गिलगित घाटी पाकिस्तान की प्रमुख क्या है? तो ये घाटियाँ हैं। ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में है? तो वह ऑस्ट्रेलिया में है। बृहद बेसिन किस देश में स्थित है? तो वह यूएसए में है। कहाँ है? तो यूएसए में है। विश्व के प्रमुख पठार का नाम है और स्थिति है। पामीर या तिब्बत का पठार तो तिब्बत चीन में है। कोलंबिया पठार यूएसए। अनातोलिया पठार तुर्की। शान पठार म्यांमार बर्मा में है। मध्य साइबेरिया पठार रूस में है। लीबियाई पठार लीबिया व मिस्र में है। कोलोराडो पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। पीडमोंट पठार संयुक्त राज्य अमेरिका। पैटागोनिया का पठार यह अर्जेंटीना में है। गुयाना पठार वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना में विस्तृत है। मांटो ग्रासो पठार तो यह ब्राजील में है। मंगोलियाई पठार मंगोलिया व चीन में है। पोतवार का पठार पाकिस्तान में है। मेसेटा पठार आइबेरिया प्रायद्वीप स्पेन में है। अलास्का या यूकान पठार यह यूएसए में है। एशिया माइनर तुर्की में है। लॉरेंसिया कनाडा। टकला मकान पठार चीन। मालवा पठार भारत। किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया। अदामावा का पठार नाइजीरिया। लोएस पठार यह चीन में है। मृत घाटी यानी डेथ वैली किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह अत्यधिक उष्णता के लिए। पंचशील घाटी किस देश में अवस्थित है? तो अफगानिस्तान में है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी यानी डेथ वैली क्या है? तो भ्रंश घाटी का उदाहरण है। भ्रंश घाटी कैसे निर्माण होगा? तो इस तरह से, यानी कि जब प्लेट दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में चले जाए और वहाँ पर की जो मिट्टी है वो दूर हट जाएगी तो क्या होगा? एक खड्ड का निर्माण हो जाएगा। टेलर घाटी अवस्थित है अंटार्कटिक में। राजाओं की घाटी किस देश में अवस्थित है? तो मिस्र में है। अंधी घाटी कहाँ पाई जाती है? तो यूगोस्लाविया के कास्ट प्रदेश में, यानी चूना पत्थर के क्षेत्र में, जहाँ पर पानी से क्या होगा? चुनावों का क्षरण हो जाएगा और उसमें मिट्टी के नीचे गुफाओं का निर्माण होता है। उसे ही कास्ट प्रदेश या अंधी घाटी ही कहते हैं। लोट्सचेनतल और वालफेक्स घाटी कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में। विश्व की प्रमुख घाटियाँ, यह घाटी है और देश। नुब्रा घाटी भारत के जम्मू कश्मीर में है। 10 चोटियों की घाटी कनाडा में है। रोम्स डेलन घाटी नॉर्वे। लॉटर बुरुनेन घाटी स्विट्जरलैंड। अराकू घाटी भारत के आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में। खुम्बू घाटी नेपाल में है। गीजर की घाटी रूस में है। दामोदर घाटी भारत में पश्चिम बंगाल में। लैटिन घाटी इटली में है। ग्लेशियन कैनियन स्विट्जरलैंड। स्पीति घाटी भारत के हिमाचल प्रदेश में है। हुंजा घाटी पाकिस्तान में है। वैले डे ला लूना घाटी चिली में है। नीलम घाटी पाकिस्तान में है। बराक घाटी भारत के असम में है। ओलंपिक घाटी कैलिफोर्निया। चितवन घाटी नेपाल। चुम्बी घाटी चीन भारत और भूटान के ट्रांजैक्शन पर है। दून घाटी भारत के उत्तराखंड में है। चुम्बी घाटी से भारत और भूटान, भारत के सिक्किम, भूटान और चीन तीनों देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे देश एवं उनकी सीमाएं, यानी कि और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। तो कैस्पियन सागर किस, यहाँ देखिए, कैस्पियन सागर किन देशों की सीमा को स्पर्श करती है? इसका एक कोड है, याद कर लीजिए, कितार। क्या? कितार या तारीख। तो देखिए, ए फॉर अजरबैजान, के फॉर कजाकिस्तान, टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, आई फॉर ईरान और आर फॉर रूस। तो अगर इसको तारीख बनाना चाहे तो लिख दीजिए TARI के तारीख। तो अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान एवं रूस तो क्या है? तो कैस्पियन सागर से सीमा बनाने वाले राज्य हैं। यह एग्जामिनरों का बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है, लगभग 4000 किलोमीटर। 20 डिग्री उत्तरी समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो लीबिया और सूडान के मध्य है।
इजराइल की सीमाएं किन किन देशों से स्पर्श करती है? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एवं मिस्र से। दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश स्थलबद्ध है? एकमात्र देश कौन है वो? लाओस। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश सम्मिलित हैं? जब आप लोग अफ्रीका का मैप देखते होइएगा तो उसमें इस तरह का एक निकला हुआ भाग मिलेगा, कहाँ? तो अरब यानी सऊदी अरब के और पर्सिया की खाड़ी के नीचे यही इलाका है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसमें इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया, यहाँ पर जिबूती, ये 4 देश आते हैं। इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। और काम क्या है यहाँ का राष्ट्रीय पेशा? तो जो जाने आने जाने वाले जहाज हैं उनको कैप्चर कर लो, किडनैप कर लो। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क क्या कहलाएंगे? सम्मिलित रूप से स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित है। कौन कौन? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड एवं डेनमार्क। जहाँ पर स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला देखे थे वहीं पर क्या है? तो नॉर्वे एक टापू है, आइसलैंड एक टापू वाला देश है, नॉर्वे इस बाहर से है। फिर उसके बाद में एक फिनलैंड मिलेगा और स्वीडन, 3 देश इसमें आते हैं। आइसलैंड हो गया और स्वीडन, हाँ ठीक है, और डेनमार्क इसके नीचे यहाँ पर है। भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका में स्थित होने पर भी कौन सा देश राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? कौन? तो ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड पर राजनीतिक रूप से अधिकार किसका है? तो डेनमार्क का है। जिम्बाब्वे को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो दक्षिणी रोडेशिया। रियो ग्रांडे नदी किन 2 देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? तो नाम है मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। विक्टोरिया झील के सीमा वाले देश बताइए? तो तंजानिया, युगांडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है। कौन? तो विक्टोरिया, तंजानिया, युगांडा और एक और देश होगा इसमें, कीनिया का भी बॉर्डर टच करता होगा। 38वीं समांतर सीमा रेखा किन 2 देशों के मध्य सीमा निर्धारित करती है? कौन? तो 38 पैरेलल लाइन, यह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य। मैगी नोट रेखा किन देशों के मध्य सीमा निर्धारित करती है? तो फ्रांस और जर्मनी के मध्य। इसी तरह 49 समानांतर रेखा चला है तो अमेरिका और कनाडा के मध्य। म्यांमार को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो याद कीजिए, बर्मा। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 15 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं। पहला देखिए डुरंड रेखा, यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य और सर मोटीगर डुरंड जो ब्रिटेन के थे द्वारा सीमा निर्धारित की गई है, परंतु अफगानिस्तान इस सीमा निर्धारण को स्वीकार नहीं करता है। मैकमोहन रेखा, वर्ष 1914 में सर मैकमोहन ने एक समझौते के अंतर्गत भारत चीन सीमा को निर्धारित किया था। यह 700 मील लंबी रेखा है। रेड क्लिफ रेखा, यह भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण करती है। 15 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। हिंडनबर्ग रेखा, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय में निर्धारित यह रेखा जर्मनी एवं पोलैंड के मध्य सीमा निर्धारित करती है। कौन? तो हिंडनबर्ग रेखा। मैनर हिम रेखा, यह सोवियत रूस और फिनलैंड के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। मैगिनोट रेखा, फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के मध्य की सीमा रेखा है। साथ में आइए 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम की सीमा रेखा है। 24वीं समानांतर रेखा, तो कच्छ के पास जिसे पाकिस्तान भारत पाक की सीमा रेखा मानता है, किंतु भारत इसे अस्वीकार करता है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य की सीमा रेखा। 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, यह देशांतर के उसका एक अक्षांश है। अलास्का और संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा की सीमा रेखा, यानी अलास्का और कनाडा की को डिवाइड करने वाली मेरिडियन। 49वीं समानांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा की सीमा रेखा है। और ओडर नीसे रेखा पूर्व जर्मनी और पोलैंड के मध्य की सीमा रेखा, ओडर नीसे रेखा। सिगफ्राइड रेखा द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर दीवारों, मीनारों और सैनिकों चौकियों से घिरी प्रतिरक्षा रेखा जो जर्मनी द्वारा निर्मित की गई थी, नाम था उसका सिगफ्राइड रेखा। मलक्का जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से पृथक करती है तथा अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से
जोड़ती है। कौन? तो मलक्का जल संधि। अब हम लोग देखेंगे विश्व के प्रमुख नगर एवं उनके भौगोलिक उपनाम। कौन सा देश सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है? तो वह जापान है। दक्षिण अफ्रीका की संसद किस नगर में स्थित है? संसद केप टाउन में। कंधार कहाँ है? तो यह अफगानिस्तान में है। आइसलैंड द्वीप आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। कौन? तो आइसलैंड। सन सिटी अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में। क्वांटो के मैदान किस देश में है? तो वे जापान में है। भारत के किस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है? खजियार, चंबा, हिमाचल प्रदेश में है। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? इस्तांबुल है। यह क्या है? तो यह एशिया और यूरोप के बीच की कड़ी है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है? तो भूटान है। मध्यरात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? नॉर्वे यानी नॉर्थ पोल की बात है। संयुक्त राज्य अमेरिका के केंटुकी राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है। वह कौन सा देश है जिसे झीलों की वाटिका कहते हैं? तो वह है फिनलैंड। पक्षियों के महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? तो दक्षिण अमेरिका की बात हो रही है। यूरोप की तेल राजधानी किसे कहा गया है? तो एबरडीन। क्या है? तो यूनाइटेड किंगडम में एबरडीन है। विश्व के किस शहर को धूम स्मोक टाउन के नाम से जाना जाता है? शिकागो यानी यूएसए को। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी की संज्ञा किस देश को दी गई है? तो वह है श्रीलंका को। दक्षिण अमेरिका का ब्यूनस आयर्स नगर अपनी चौड़ी सड़कों के कारण दक्षिण अमेरिका का क्या कहलाता है? पेरिस। माल्टा किस सागर में अवस्थित है? भूमध्य सागर में। अलास्का किस देश का भाग है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। विश्व का कौन सा नगर शहरों का शहर कहलाता है? तो वह है वेनिस। महत्वपूर्ण स्थलों के उपनाम हैं। एड्रियाटिक की रानी वेनिस इटली है। लौंग का द्वीप जंजीबार। 7 पहाड़ियों का नगर रोम। शाश्वत शहर इंटरनल सिटी रोम। नील का वरदान या नील का उपहार मिस्र है। निषिद्ध शहर लहासा यानी तिब्बत। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान। नदियों का देश बांग्लादेश। नहरों का देश पाकिस्तान। स्काई स्कैर्पर्स का नगर न्यूयॉर्क। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क। अंध महाद्वीप अफ्रीका। स्वर्णिम द्वार का नगर सैन फ्रांसिस्को। क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया। एंटिलीज का मोती क्यूबा। विश्व की चीनी का कटोरा क्यूबा। सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड। 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड। उगते सूर्य का देश जापान। मध्यरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जलसंधि। मोतियों का द्वीप बहरीन। हैरिंग पाउंड अटलांटिक महासागर। संसार की छत तिब्बत का पठार। यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज तुर्की। यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। स्वर्णिम मीनारों वाला शहर ऑक्सफोर्ड। चीन का शोक हुआंगहो। पीली नदी हुआंगहो नदी। विश्व की रोटी की टोकरी पेरिस। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में स्थित स्वात घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग यानी पैराडाइज ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे जल मंडल एवं महासागरीय धाराएं। एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाली महासागरीय जल को क्या कहेंगे? उसको हम लोग महासागरीय धारा कहते हैं। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण बहुत सारे कारण हैं, इतना याद कर लीजिए, कहीं लिख दीजिए, अच्छा नंबर आ जाएगा। पृथ्वी की परिभ्रमण गति, प्रचलित पौने, वायुदाब, वाष्पीकरण एवं वर्षा, घनत्व, प्रवणता, तापमान में अंतर, तट रेखा की आकृति अथवा महाद्वीपीय तटीय बाधा। परिभ्रमण यानी पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। प्रचलित पौने यानी कहीं पर अगर पश्चिम से हवाएं पूरब की ओर, कहीं पूरब से पश्चिम की ओर अगर हवाएं चलेंगी तो ये अपने साथ साथ स्थल पर तो न असर दिखा पाएगी, लेकिन अगर पानी वाटर बॉडी है तो वहाँ पर मूवमेंट करा देगा। और वायुदाब हम लोग जानते हैं कि कम वायुदाब है वहाँ पर, और उसके अपेक्षा जहाँ पर अधिक वायुदाब है तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं। जब हवाएं चलेंगी तो पानी का भी मूवमेंट शुरू हो जाएगा। बाष्पीकरण एवं वर्षा, विषुवत रेखा पर अधिक वर्षा होगा और भूमध्य 23 डिग्री दोनों तरफ है, क्या होगा तो बाष्पीकरण ज़्यादा है, अतः वहाँ से हवाएं ऊपर उठेंगी और जो
भूमध्य रेखा पर है अधिक वर्षा होगा, तो अधिक वर्षा होने पर क्या होगा, यहाँ पर पानी का जो मात्रा है वो अधिक होगा, अतः विषुवत रेखा से पानी दोनों तरफ मूवमेंट शुरू हो जाएगा। घनत्व प्रवणता, जहाँ पर कम वर्षा है वहाँ पर पानी का घनत्व अधिक है, सलाइनिटी अधिक है, और जहाँ पर कम घनत्व है यानी कि किधर, तो विषुवत रेखा के साइड में, तो क्या होगा, कम घनत्व वाला पानी अधिक घनत्व वाले पानी की ओर आकर्षित होगा, यानी जहाँ घनत्व अधिक है वह पानी नीचे की ओर बैठ जाएगा और कम घनत्व वाला पानी ऊपर रहेगा। तापमान में अंतर नॉर्मल बात है, अधिक तापमान होने पर पानी, गर्म होने पर पानी क्या होगा, ऊपर उठेगा और ठंडा पानी नीचे चला जाएगा। तटरेखा की आकृति अथवा महाद्वीपीय तटीय बाधा महत्वपूर्ण है। पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका है, तो 2/3 भाग। हम्बोल्ट धारा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, पेरू की धारा या शीत जलधारा। टर्की के उत्तर में कौन सा सागर है, कैस्पियन सागर। डेटम रेखा क्या है, तो यह समुद्र तल की वह क्षैतिज रेखा है जिससे ऊंचाई और गहराई को मापा जाता है। हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाले अग्लुहास किस प्रकार की जलधारा है, तो यह गर्म जलधारा है। सार्गेसो सागर का संबंध किस महासागर से है, तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर से है। टेरेनियन सागर इटली, सिसिली, सार्डिनिया और एवं कोर्सिको से घिरा हुआ है। कौन, तो टेरेनियन सागर। 90 ईस्ट रिज किस महासागर में स्थित है, तो यह हिंद महासागर में है। कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है, तो वह है नॉर्वे। केनेडी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के पूर्व वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है। कौन, तो केनेडी धारा। गल्फ स्ट्रीम क्या है, यह महासागरीय गर्म जलधारा है। यहाँ पर देखिए प्रमुख गर्म जलधाराएं कौन कौन, तो प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के प्रमुख गर्म जलधारा कौन कौन है, तो उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, याद कर लीजिए, क्यूरोसियो जलधारा यानी जापान की काली धारा, उत्तरी प्रशांत प्रवाह, अलास्का की धारा, सुसीमा धारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा या न्यू साउथ वेल्स धारा, प्रति विषुवतीय जलधारा, ये सब क्या है, तो हॉट करंट है यानी गर्म जलधारा। दूसरा है अटलांटिक महासागर की प्रमुख गर्म महासागरीय धाराएं, तो उत्तरी विषुवतीय जलधारा, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की धारा, नॉर्वे की धारा, प्रति विषुवतीय जलधारा, अंटाइल्स एवं एंटिलीज धारा और अल नीनो धारा। कहाँ से संबंधित है, तो अटलांटिक महासागर से। हिंद महासागर, हिंद महासागर से दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, मोजाम्बिक धारा, अग्लुहास धारा, ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह और मेडागास्कर की धारा, ये सब हिंद महासागर में बहने वाली क्या है, तो गर्म महासागरीय धाराएं हैं। और अल नीनो धारा, यह काटिस्को, यह प्रशांत महासागर की धारा है, न कि अटलांटिक महासागर से इसका कोई संबंध ही नहीं है। हिंद महासागर की मानसूनी जलधाराएं प्रत्येक 6 माह में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख ठंडी महासागरीय धाराओं के बारे में। सबसे पहले प्रशांत महासागर, तो क्यूराइल जलधारा या अयोसीबो धारा, कैलिफोर्निया धारा, हम्बोल्ट अथवा पेरुवियन धारा, अंटार्कटिका प्रवाह, ओखोटस्क धारा, ये सब क्या है, तो प्रशांत महासागर की ठंडी जल धाराएं हैं। और आगे बढ़ते हैं, अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धाराएं तो कौन कौन है, लेब्राडोर की धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, ईर मिंगर की धारा, किनारी धारा, फॉकलैंड धारा। तो अटलांटिक महासागर की प्रमुख क्या है, सब ठंडी धारा कौन कौन, तो लेब्राडोर, पूर्वी ग्रीनलैंड, इडमिंगर, किनारी, फॉकलैंड, ये सब ठंडी धाराएं हैं। और हिंद महासागर की कोल्ड करंट कौन कौन है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, शीतकालीन मानसून प्रवाह, सोमाली धारा, दक्षिणी हिंद धारा व अंटार्कटिक प्रवाह हिंद महासागर में बहने वाली ठंडी महासागरीय धाराएं हैं। बरमूडा त्रिभुज, यह उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, जो भौतिकी के नियमों से संबंध रखता है। सागरीय तापमान, लवणता एवं ज्वार भाटा से संबंधित फैक्ट है। तो देखिए पहला है महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, तो अक्षांशीय स्थिति यानी लैटिट्यूड की बात हो रही है। लैटिट्यूड के आधार पर ही तो क्या होगा, सूरज 0 डिग्री पर सबसे अधिक तापमान और 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ पर सबसे कम सूरज की रोशनी, तो इसी हिसाब से तापमान कम।
तो समझ सकते हैं। सनातनी प्रचलित पवनें, अस्थायी चलने वाली हवाएं, स्थल तथा जल का असमान वितरण, तभी तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या है तो अधिक स्थल मंडल है और दक्षिण में कम है। महासागरीय धाराएं यानी ओशियन करेंट, समीपवर्ती असल खंडों का प्रभाव, लवणता यानी सैलिनिटी, पलावी हिमखंड तथा पलावी हिमशैल का भी असर पड़ता है। सागरीय जल में लवणता प्रति 1000 ग्राम कितनी होती है, तो 30% पर एक और पॉइंट बैठा लीजिए, यानी प्रति 1000 में क्या होगा तो 30% पर 2 जीरो है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो भूमि है। सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो सोडियम क्लोराइड का, 77.8% की बात है। ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है ग्रेट सॉल्ट झील। ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अरब सागर के पानी का औसत खारापन कितना होता है, तो 35 ppt। जॉर्डन के मृत सागर में औसत लवणता कितनी है, तो 338 ppt। तापमान का क्षैतिज वितरण देख लीजिए, तो उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश पर 0 से 10 डिग्री अक्षांश पर तापमान तो प्रशांत महासागर में 26 डिग्री और अटलांटिक महासागर में उससे कम 25 डिग्री रहता है, और सबसे अधिक तापमान हिंद महासागर का होगा 27 डिग्री, और 10 से 20 डिग्री अक्षांश के मध्य प्रशांत महासागर का औसत तापमान 25 डिग्री, अटलांटिक का 23। यानी क्या समझे, सबसे अधिक तापमान कहाँ मिलेगा आपको, तो हिंद महासागर में। कहाँ तक, तो यह 30 से 40 डिग्री अक्षांश तक की बात है, लेकिन उसके बाद स्थिति में कुछ सुधार होगा, यानी 40 से 50 डिग्री अक्षांश पर क्या है, तो प्रशांत महासागर में तापमान सबसे ज़्यादा है 11.16 डिग्री, और हिंद महासागर में सबसे कम है। इसी तरह 50 से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य तो प्रशांत महासागर का तापमान 5 डिग्री होगा, अटलांटिक का तापमान 1 डिग्री से ज़्यादा यानी 2 से कम 2.25 डिग्री, और हिंद महासागर का तापमान 1.5 डिग्री के आसपास होता है। विभिन्न सागरों के व महासागरों की लवणता का परसेंटेज वाइज दिया है, तो महासागरों की औसत लवणता 35 ppt होगा, प्रशांत महासागर की औसत लवणता 31 से 35, अटलांटिक महासागर की औसत लवणता 36 ppt, हिंद महासागर की औसत लवणता 35 और बंगाल की खाड़ी की 30 है, यानी कि और अरब सागर का 36, यानी कि भारत में बंगाल की खाड़ी का औसत लवणता कम है, अरब सागर की अधिक है 36 है, और कुल मिलाकर कहा जाए तो महासागर में सबसे अधिक लवणता किसका है, तो अटलांटिक महासागर का है 36। और आगे बढ़ते हैं, अरब सागर की लवणता 36 ppt है। ग्रेट सॉल्ट लेक यानी लेक है, तो इसका जो कहाँ है तो अमेरिका में है, और लवणता देखिए 220 ppt है। अयनवर्ती अक्षांशों पर महासागरीय लवणता 38 ppt है, यानी 23 डिग्री के ऊपर की बात हो रही है, और खुले सागर की लवणता 33 से 37 डिग्री ppt। कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में लवणता जहाँ नदियों का पानी अधिक है तो 14 ppt है, और काराबूगास की खाड़ी में लवणता 33 ppt है। लघु व निम्न ज्वार की उत्पत्ति कैसे होती है दर्शाया गया है। लघु व निम्न ज्वार कब होगा, जब सूरज और चंद्रमा 90 डिग्री का कोण बना देंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर जो ज्वार की स्थिति होगी वह लघु व निम्न ज्वार की स्थिति है। अगर दोनों एक सीध में हो जाए तो ज्वार क्या होगा, हाई टाइड आएगा। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल। एक स्थान पर एक दिन में एक ज्वार और एक भाटा आता है तो उसे क्या कहते हैं, तो दैनिक ज्वार भाटा। महासागर में ऊंची जल तरंगें किससे उत्पन्न होती है, तो चंद्रमा से। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में अर्थात सिजगी हो तो क्या आएगा, विहित ज्वार। एक स्थान पर एक दिन में 2 बार उत्पन्न ज्वार के मध्य कितने का समय होगा, तो 24 घंटे 26 मिनट का। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण यानी घूर्णन के कारण 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। अब नदियों के बारे में कुछ फैक्ट है तो देखते हैं। दीर्घकाल में किसी जलधारा की उत्पत्ति व विकास को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो वह है अपवाह
तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी तो वह अमेजन है, जो दक्षिण अमेरिका की नदी है। एशिया की मेकांग नदी चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड व वियतनाम देशों से प्रवाहित होती है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा कहाँ निर्मित है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। वह कौन सी नदी है जो 5 यूरोपीय देशों की राजधानियों से होकर प्रवाहित होती है? तो वह है डेन्यूब नदी। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे नदियाँ, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए यह अगले वीडियो में। तब तक आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे। जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।